This conference will now be recorded. नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्मा महर्षि वैद्यराज त्र्यम गोगटे पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस उपक्रम के 271वें पुष्प में उपस्थित सभी मान्यवरों का वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल सहर्ष स्वागत करते हैं। आज के पुष्प के प्रमुख वक्ता आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज नितिन कामत महोदय जी का भी सहर्ष सहृदय स्वागत और गुरुवर्य आपको सविनय प्रणाम। आज के पुष्प का आरंभ धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। नमो नमः। इंटरनेट की समस्या की वजह से धन्वंतरी स्तवन का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हम धन्वंतरी देवता को नमन करते हुए कार्यक्रम में आगे जाएंगे। आयुर्वेद क्षेत्र में सुप्रसिद्ध, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, ज्ञानी, अनुभव संपन्न, अध्ययन और अध्यापन में विशेष कौशल्य प्राप्त आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज नितिन कामत महोदय जी का परिचय करने हेतु हमारी परम शिष्या वैद्य शरयू निर्मल जी को निमंत्रित करती हूँ। गुरुवर्य जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सारिका मैम। नमो नमः। आज परम गुरुवर्य वैद्य नितिन माधव कामत सर आपका परिचय देने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं धन्यवाद कहूंगी। आप वैद्य नितिन माधव कामत सर BSAM पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय 1977-78, MD आयुर्वेद पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय 1997,
आयुर्वेद पारंगत, एवीपी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे 1985। आपका अध्यापन अनुभव रहा है 21 अगस्त 1978 से लेके 31 मार्च 2013 तक, और आज भी आप यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को आयुर्वेद महाविद्यालय में आपका अनमोल मार्गदर्शन आप करते हो। आप प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय सियोन मुंबई अगस्त 2006 से लेकर मार्च 2013 तक पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग, काय चिकित्सा में प्रोफेसर मधुजीवन और आयुर्वेद में निम्नलिखित विषयों पर आपने लिखान किया है। यह इस तरह पत्रिका आयुर्विद्या, अवृतवात, डेंगू, बुखार, स्वाइन फ्लू आदि विषयों पर आपने कई किताबें लिखी है, जैसे कि आयुर्वेद रुद्रोग चिकित्सा, आयुर्वेद मास विद्या, कृतकाय चिकित्सा विभाग 3 के माधव। आपको आयुर्वेद भूषण संधु उद्योग समूह की तरफ से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। धन्वंतरी पुरस्कार, मुंबई वैद्य सभा की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वैद्य लवंकर पंचकर्म पुरस्कार, विधि द्वारा, खादी वाले वैद्य, इनके द्वारा आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर, गुरुवर्य, आपका अनमोल मार्गदर्शन हमें दीजिए, यह मैं आपको एक विनंती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आप हमें आपका मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर। मैं शुरुआत करूं? ठीक है। हेलो, किसी का माइक चालू है शायद। ओम धन्वंतरे नमः। परम आयुर्वेद आयोजित पंचकर्म महर्षि वैद्यराज क्रम गोप्टे स्मृति पुरस्कार प्राप्त उपक्रम में 271वां पुष्प जोड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं वैद्य महेश जी और वैद्या सौ सारिका भुजबल, इन दोनों का हृदय आभारी हूँ। चेंज कर सकूं? आज का विषय हमारा है वृक्कावसाद। ग्रंथों में ये शब्द इस नाम से नहीं है। हृदयावसाद आपने सुना होगा। वृक्कावसाद उसी प्रकार से एक विकार हम देख सकते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में हृदय, यकृत रोग, हृदय रोग, शिरोरोग, उरो रोग, इस प्रकार से कुछ रोगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसी अवयव के विकारों का वर्णन, स्रोतों के विकारों का वर्णन है, जैसे मूत्रकुंज है, मूत्राघात में। लेकिन विशिष्ट अवयव को ध्यान में रखते हुए किसी व्याधियों का वर्णन आर्ष ग्रंथों में हमें मिलता नहीं है। खास करके भैषज रत्नावली में करीबन वो 18वें शतक का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हमें वृक्क
विकारों पे एक अध्याय उपलब्ध है। वैसे देखा जाए तो रुक्कों का और मूत्र व स्रोतस का कुछ संबंध नहीं है, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं है। क्या वृक्क मूत्र व स्रोतस का काम करते? वृक्क का कार्य की हानि होना वृक्कावसाद है, तो वृक्कों का कार्य क्या है? मूत्र व स्रोत के बारे में कुछ कार्य है क्या? देखने गए तो आपको सबको पता है कि बस्ती, मेढ्र और वंशण यह 3 स्रोतसों के मूल स्थान माने हैं मूत्र व स्रोतस के। बस्ती जो है वो चरक सिद्धि स्थान 9वें अध्याय में अंबुवाहनम स्रोतसाम प्रतिष्ठेति स्थानम इति अर्थाः। बस्ती अपि अंबुव स्रोतसाम विश्राम स्थानम। अभी बस्ती में मूत्र इकट्ठा होता है, उसे ही अंबुव स्रोतस का विश्राम स्थान माना है। मूत्र यह शरीर का जो अंबु है, जलीयांश है, आहार का जलीयांश और शरीर का जलीयांश जब भी बस्ती में प्राप्त होता है तो उसको मूत्र ये संज्ञा प्राप्त होती है। हम आगे जाके भी देखेंगे इसके बारे में। लेकिन चरकाचार्य उसको अंबुव स्रोत का प्रतिष्ठा स्थान मानते हैं, बस्ती को, यानी अंबुव स्रोत से भी बस्ती का संबंध है। ये सभी सूत्र हम जानते हैं, मैं सिर्फ वो दोहराना चाहता हूँ। मेरे व्याख्यान के मूल विषय के पहले इसको मैं दोहराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। शायद कुछ सूत्र आपके ध्यान से उतर गए हो, कुछ सूत्र आपने पढ़े नहीं हो, तो उनको यहाँ पे मैं प्रस्तुत करूंगा, जिससे हम वृक्कों के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकें। वृक्क या मेदो व स्रोत का मूल स्थान माना है। मेदो व वाहनम स्रोतसम बुक्कऊ मूलम वपावहनम च। बुक्क मतलब वृक्क और वपावहन, यह 2 चरकाचार्य ने मेदो व स्रोत के मूल स्थान माने। और सुश्रुताचार्य भी कटी और बुक्क को कहते हैं। आपकी कटी प्रदेश में अंदर की तरफ वृक्क है, कटी और बुक्कऊ द्विवचन है, 2 वृक्क। उसके स्थानादि का वर्णन आगे जाके देखेंगे। लेकिन वो विद्ध होने से स्वेदागमन, स्निग्धांगता, तालुशोथ, शूल शोफता और पिपासा ये लक्षण दिखते हैं। अभी वृक्कों को अगर मूत्र व स्रोतस का संबंध है या उदकांश का संबंध है, इसलिए तालुशोष, पिपासा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मेद, स्वेद या मेद का मल है तो स्वेदागमन ठीक है। स्थूल शोफता, यह शब्द कुछ घन शोफ के तरफ जाने वाला है, जिसे हम मिक्सोडिमा जैसे शब्द से, आधुनिक व्याधि से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। वैसे वृक्क यह मेद व स्रोत का मूल स्थान है। जठरस्थ मेद का पुष्टि करने वाला ये वृक्कों का कार्य बताया गया है। मूल स्थान किसको कहते हैं? पूरे स्रोत का अगर वर्णन देखें तो जिस स्थान में भाव पदार्थ का अभिनिर्वर्तन होता है या निर्मिति होती है, मूर्तिमंत भाव पदार्थों की अभिवर्तन होता है, मतलब निर्मिति होती है, परिणाम आपद्यमान भाव पदार्थों का अभिवहन जिसमें होता है, एक कुछ ऐसा अवयव रहता है जिसमें वो द्रव्य जो स्रोतों में बहने वाला भाव पदार्थ किसी आशय में जमा होते रहता है कुछ काल के लिए, उसको आशय कहते हैं। आगे जाके स्रोतों के जाते जाते वो स्वयं अभिगच्छन्ति यानी नष्ट हो जाता है, उसका उत्सर्जन होता है या नष्ट हो जाता है। ये स्रोतस है पूरा। और इस स्रोतस के किसी भाग को, अवयव को या किसी हिस्से को प्रभव स्थान, मूल स्थान कहते हैं। तो मूल स्थान की कुछ ऐसा एक ये नहीं है, तो ग्रंथकारों ने जो मूल स्थान कहे उसमें हम देख सकते हैं। टीकाकार कहते हैं मूल स्थानम इति प्रभव स्थानम। जैसे वृषण, गर्भाशय, पक्वाशय, मेद, महास्रोत, ये प्रभव स्थान है स्रोतस के। दूसरा एक अर्थ है मूल स्थान में स्रोत स्थूल रहता है। जैसे ज्वर में कहा है कि मूल स्थान में स्रोत स्थूल रहता है और आगे वो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होते जाता है।
तो मूल स्थान में स्रोतस का मूल स्थान स्थूल रहता है। जैसे हृदय रसव स्रोतस का मूल स्थान, यकृत रक्तव स्रोतस का, पक्वाशय पुरीशव स्रोतस का, गुद पुरीशव स्रोतस का मूल स्थान जो स्थूल है। वैसे देखा जाए तो मूल स्थान में अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य होते रहते हैं। जैसे तालु प्रदेश में उदक व स्रोतस का, क्लोम में उदक व स्रोतस का, कुछ कार्य ऐसे होता है कि वो अगर अवयव नहीं रहेंगे, जैसे क्लोम नहीं रहेगा तो मूत्र उदक व स्रोतस का कार्य ठीक नहीं होगा। तालु नहीं रहेगा तो उदक का नियंत्रण ठीक नहीं होगा, उत्सर्जन पे उसका नियंत्रण रहता है, वो ठीक नहीं होगा। बस्ती, वहां पे मूत्र संचय करवाना और बाद में यथायथ के काल में उसको उत्सर्जन करने के लिए संकुचित होना जरूरी है। वैसे वृक्क, अभी वृक्क या मेदोव स्रोत का मूल स्थान माना है, फिर भी ये चार्ट में आप देखिए मैंने ऐसे प्रकार किए कि अभिनिर्वर्तन कहाँ पे होता है, निर्मित अवयव पक्वाशय, मैंने वृक्क यहाँ पे जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आश्रय स्थान या विश्राम स्थान मूत्राशय बस्ती, बस्तीस्तु स्थूलगुद मुष्क सेविनी शुक्र मूत्र वाहनाम नाड़ीनाम मध्य मूलाधार, मूत्राधार, मूत्र का आधार है, आशय है। अभिवन किससे होता है, वाहक अवयव जो है गविनियां है, वृक्क से गविनियों से बस्ती में मूत्र आते रहता है। अभी ये तो प्रत्यक्ष से जाना जाता है, ग्रंथकार ने किसी ने बताया नहीं कि वृक्क में मूत्र का विवेचन होता है और क्लेद का विवेचन होता है, वो क्लेद गविनी से बस्ती में आता है, ऐसा कुछ संदर्भ वृक्क से बस्ती में गविनी के मार्फत मूत्र आता है ऐसा किधर संदर्भ मिलता नहीं है। फिर भी हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किसी भी सिद्धांत या स्थिति को या किसी चीज को अगर सिद्ध करना है तो आप्तवचन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्यक्ष और अनुमान का भी महत्व है। प्रत्यक्ष बहुत अल्प है, अनुमान से हमें, बाकी उपमान आदि प्रमाण तो है ही, लेकिन 3 प्रमाण अति महत्वपूर्ण है। एक तो आप्तवचन होना चाहिए, आप्तवचन रहेगा तो उसको हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, और बाकी तो प्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष में कभी कभी जैसे कुछ दिखने में सुनने में गलती हो सकती है। और अनुमान, सभी का अर्थ आपको मालूम है, वो मैं समझाते नहीं बैठूंगा, मैं आगे जाता हूं। अभिनिवेश किस में होता है, उत्सर्जक अवयव कौन से, तो उपस्थ 5 जो कर्मेंद्रिय बताए हैं उसमें उपस्थ एक कर्मेंद्रिय है जिसका आनंद और उत्सर्ग यह कार्य बताया हुआ है। मेढ ध्वज मेहन पौरुष, ये सब पुरुषों के बारे में, योनि यह उत्सर्जक अवयव, मूत्र व शोथ के बारे में देखा जाए तो, लेकिन दोनों को मिलके स्त्री पुरुष उत्सर्जक अवयवों को, मूत्र का उत्सर्जन करने वाले अवयवों को मिलके उपस्थ ये संज्ञा है। मूत्र विकार इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मूत्र अति प्रवृत्तिज अप्रवृत्तिज, अप्रवृत्तिज मूत्राघात मूत्रकुच अश्मरी शर्करा, मूत्रातिसार में मूत्र अति प्रवृत्ति मूत्रातिसार और 20 प्रकार के प्रमेय। बाद में मूत्राघात में बस्त्याद बस्ती बस्ती पूर्व, इस स्थिति से हम मूत्राघात के प्रकार 13 मूत्राघात के प्रकार के विभाजन कर सकते हैं। बस्ती पूर्व में गविनी और वृक्क ये 2 अवयव आते हैं, तो उनकी कुछ विकृतियां मूत्राघात निर्मित हो सकती है। आगे जाके वृक्कों का अगर हम विकार देखने जाएंगे तो वृक्क के पूर्व, प्रत्यक्ष वृक्क में और वृक्क के पूर्व पदार्थों में रसरक्त की स्थिति की वजह से वृक्क के विकार दिख सकते हैं। वृक्क के विकार 2 प्रकार से और हम विभाजित कर सकते हैं, वो में सहज और जातो। वृक्क की संख्या आपको मालूम है 2 है, वृक्क कोष्ठांग है, कुक्षी गोलक कहाँ है, कुक्षी स्थान में है। वृक्क मांसपिंड द्वय है, इन मांस से बने हुए, एक वाम पार्श्व आश्रित है, एक द्वितीय पार्श्व स्थित है, दक्षिण पार्श्व स्थित है। वृक्क विद्रदी अगर स्थान की निश्चिति करने गए तो कुक्षी में वृक्क गोलक है ही, एक वाम पार्श्वाश्रित है
एक दक्षिण पार्श्वचित है, ये भी बताया। लेकिन पार्श्व यानी उधर की बाजू, एक बाजू दक्षिण बाजू और वाम बाजू। रुक्क विदृधि में लक्षण जो बताए वो वाग्भट ने ऐसे बताए, कटी पार्श्व पृष्ठ पार्श्वयोः वथा। चरकाचार्य करते पृष्ठ कटी ग्रह, सुश्रुत निदान स्थान में आए पार्श्व संकोच। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि कटी, पृष्ठ और पार्श्व का जो संधि है, जो स्थान कटी में भी आता है, पृष्ठ में भी आता है और पार्श्व में भी आता है, ऐसे स्थान में उदर के अंदर कोष्ठ में वामता और दक्षिणता दो मांसपिंड है, कुक्षी गोलक है, उसको रुक्क कहेंगे। रक्त मेद प्रसादात रुक्क, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से रुक्कों की निर्मित होती है। मांस पिंड भी कहा है, तो जो एक्चुअली जो रुक्क जो है मांस से बना हुआ है, लेकिन उसमें अंदर नलिकाकार अवयव है, जिससे हम स्रोत कह सकते, मूत्रव स्रोत कह सकते हैं। पूरा मूत्रव स्रोत है, लेकिन उसमें से रुक्कों में जो मूत्रव स्रोत से वो ये ग्लोमेरुलस नेफ्राई है। हम बाजू वाले जो चित्र है उसमें देख सकते हैं, धमनी से रक्त रुक्कों के इस एक यूनिट में जाता है और वहां से एक गुच्छ बन जाता है, वहां से मूत्र की निर्मित होती है और जो रक्तवाहिनियां है उसमें से कुछ स्राव होते हैं, वापस उसमें कुछ स्राव जलीयांश एब्सॉर्ब होता है और पूरा मिलके फिर वृक्क की शिरा से वापस शरीर के तरफ यह द्रव्य आ जाता है, रस रक्त आ जाता है। उसमें जो शिराएं हैं उनकी निर्मित रक्त से हुई है, असुजा कंडरा शिरा, और उनमें जो स्रोतसों में जो एक स्थितिस्थापकत्व होना चाहिए, जो मार्दवता होनी चाहिए, वो मेद के पचन के बाद जो स्निग्धांश है उसके खरपाक से स्नायु और मृदुपाक से शिरा बनती है। तो ये स्रोतस जो है उनको मेद और रक्त के प्रसाद अंशों से रुक्क बने हुए रहते हैं। अभी शारंगा संहिता में क्या कहा है, तिल को, रुक्क को आहार जलवायु शिरा का आधार है। आहार जल जो तैयार होता है आंत्रों में, आगे जाके देखेंगे हम, वो आहार जलवायु शिरा उनकी शाखाएं, मूत्रवाहिनी धमनियों के शाखाएं, जो एक मूत्रवाही धमनी है, दो, एक साइड पे एक, दूसरी साइड पे दूसरी, रीनल आर्टरी, इनकी शाखा बनती है। दश शत सहस्त्र विविध उसके भेद होते हैं और बाद में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वो सभी नेफ्रॉन की तरफ जाके वहां पे लपेटे हुए जाली की तरफ हम देख रहे हैं। सूक्ष्म है इसलिए उसके जो श्रवण के जो मुख है वो दिखते नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार से उनकी रचना हम प्रत्यक्ष के आधार से देख सकते हैं। क्षमा कीजिए, ये सब आयुर्वेद की किताबों के छायाचित्र है। मैंने एक लेक्चर लिया था आवरण के ऊपर, सुनने वाले एक विद्यार्थी ने एक मैगजीन में मेरे लेक्चर के ऊपर लिखा, बाकी सब ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेन किया वो मॉडर्न के चित्रों के आधार पे किया। इसमें क्या बुरी बात है मेरे समझ में नहीं आती। सूक्ष्म दर्शक जो चित्र हैं, जो हम समझना चाहते हैं ग्रंथों के जो सूत्र, उसके लिए अगर एलोपैथी के कुछ चित्रों का अगर सहाय्य लिया तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। अभी एक बस्ती देश शब्द देखिए, चरक चिकित्सा 11वें अध्याय में 18वें श्लोक में बस्ती देश ये शब्द आया हुआ है। बस्ती देश, बस्ती स्थान। अभी देखिए, नाभि पृष्ठ कटी मुष्क गुद वंक्षण से फसाम एक द्वार तनु उरुक्को तनु त्वक को मध्य बस्ती अधोमुखा। हाँ, बस्ती बस्ती शिरश्चैव, बस्ती शिरा मतलब बस्ती के ऊपर का भाग, ऐसे कुछ विद्वानों ने अर्थ किया है। लेकिन बस्ती शीर्ष शब्द ग्रंथों में जहां जहां पे आया है वहां बीटप से लेके नाभि तक का प्रदेश एक अंगुली मात्र है, एक वितस्ती मात्र है, जिसे हम मराठी में वीत कहते हैं। अंगुष्ठा और कनिष्ठिका में
लंबा करने के बाद में जो अंतर आता है, वीत असं मराठीत म्हणतात, वितस्ती संस्कृत में है। एक वितस्ती मात्र अंतर है नाभि से विटप तक, कुछ 10-12 अंगुली तक ग्रंथकार ने बताया है। तो सरफेस पे देखा जाए उधर पे, तो नाभि से लेके विटप तक दोनों तरफ 5-5 अंगुल, इस प्रकार का जो हाइट में 10 या 12 अंगुल, विटप तक 10 अंगुल, बस्ती तक 12 अंगुल, और दोनों साइड पे 5-5 से 10 अंगुल, इस प्रमाण का जो स्क्वायर बन जाता है उसमें बस्ती देश है। बस्ती शिरश्चैव पौरुषे वृष्णौ बुधम एक संबंधिनो येते बुधास्ति विवराश्रितः। बुधास्ति विवर गर्ल कैविटी जो कहेंगे हम वो, तो मैं बाजू पे चित्र पे देखिए, अगर ये जो नाभि, पृष्ठ, कटी, मुष्क, गुद, वंक्षण, शैफादि अवयवों के अगर पॉइंट हम जोड़ने गए तो एक सर्कल तैयार होता है, और उस सर्कल में मूत्रव स्रोतस है। मूत्रवाणाम स्रोतसाम वंक्षण बस्ती प्रभावाणाम, ये बस्ती रही, यहाँ वंक्षण प्रदेश है। वंक्षण बस्त प्रभव स्रोतस गविनी और रुक्क और उसके संबंधित रक्तवाहिनियां, यह बस्ती मूत्रव स्रोतस है। मूत्रवाहानाम स्रोतसाम वंक्षण बस्ती प्रभावाणाम, चरक निदान प्रमेय का अध्याय में हम आगे जाके सूत्र और भी देखेंगे। देखिए, आपको ये सब्जी मालूम है, इसको नवलकोल कहते हैं, मार्केट में हम इसको देख सकते हैं। इसमें जो पत्ते निकले हैं उसके जो वृंत है वो बीच में से है, लेकिन कुछ वृंत बाजू पे भी रहते हैं। जिस प्रकार से बस्ती, अधोमुख बस्ती, बाद में गविनिया और पत्र जो है उसके बदले में रुक्क, इस प्रकार से रचना मूत्रव स्रोतस की भी है। तो ये बस्ती प्रभव स्रोतस मतलब गविनिया, वृक्क और उनके संबंधित जो रक्तवाहिनियां हैं, शिराधमनियां हैं, उनको विचार में लेना चाहिए मूत्रव स्रोतस के बारे में। पक्वाशय में एक्चुअली मूत्र निर्मित होती है। आयुर्वेद ने कहा है पक्वाशय में मूत्र की निर्मित होती है, सही है, वो गलत नहीं है। अभी गुरुवर्य यगु जोशी जी, उन्होंने तो इसके ऊपर प्रयोग किए, अंतरों का वज्री का प्रयोग किया हुआ है, और उससे बस्ती के उरुक्क के विकार भी ठीक हुए दिखाई दिए, मूत्र की निर्मित ठीक हुई है। रिनल फेल्यूअर के पेशेंट है वो ठीक हुए। तो मूत्र की निर्मित पक्वाशय में होते, इसीलिए तो वज्री का उपयोग उन्होंने किया। किट्टम सारच तत्पक्वम अन्नम संभवती दिवा, अन्न के दो भाग होते हैं, किट्ट और सार। तत्र अच्छम किट्टम अन्न से, अच्छा भाग जो है किट्ट का, अन्न का अच्छा भाग है वो रस है, और किट्ट भाग है उसमें द्रव पदार्थ जो है वो मूत्र और घन पदार्थ शक्रृत है। अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान का सूत्र है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी समानो अग्नि समीपस्था, समानो अग्नि के समीप है, कोष्ठ में सर्वथा संचार होता है। अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, वैसे तो अन्न का पचन का कार्य आगे जाके देखिए, पक्वामाश मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधम अन्नम पचति, अन्न का पचन का कार्य पित्त है, लेकिन वायु भी अन्न के कार्य, पचन के कार्य में सहायभूत होता है। गृह्णाति अग्नि का प्रतिपन्न करने का काम समानवायु का है, तो समानवायु अन्न आमाशय से ग्रहणी में अन्न को लेता है, अन्नम गृह्णाति, अन्नम पचति, लघ्वांत्र में जो पित्त द्वारा कला है उसमें से स्रवित पाचक पित्त से अन्न का पचन कराना, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी मात्रा में पित्त को कोष्ठ में लाना, यह समानवायु का कार्य है। और दोष, मूत्र, रस, मूत्र, पुरुषादि द्रव्यों का विवेचन करने का काम, पृथक्करण करने का काम, यह समानवायु का है। विवेचयति च पृथक करोति दोष, अन्न, रस, मूत्र, पुरुषादि। दोष, अन्न, रस, मूत्र, पुरुष, वायु, इनका विभाजन करने का काम। ये द्रवकीट में मूत्र के साथ स्वेद भी आता है। स वायु कुपितो अग्नौ उपहते मूत्र स्वेदो पुरुषाशयम उपरुत्य। अभी देखिए अतिसार की संप्राप्ति है ये, तो मूत्र के साथ में द्रवकीट में स्वेद का समावेश कर रहा हूं, इसलिए
कि आगे जाके मूत्र और श्वेत का व्यत्यास से उत्सर्जन होना, ये हम लोग समझते हैं। वायु जो है वो अगर कुपित हो गया तो अग्नि का हनन करता है, मूत्र स्वेद को पुरुषाशय में लाता है। दो प्रकार से ये हो सकता है, मूत्र और पुरुष द्रव कीट का शोषण न होते हुए वो आगे पक्वाशय में जाएगा और पुरुष को द्रवीभूत करेगा। देखिए पक्वाशय में भी यहाँ पुरुषाशय कहाँ है। पक्वाशय दो प्रकार का रहता है, एक पित्त पक्वाशय और एक पुरुष पक्वाशय, वात पक्वाशय, जिसका वर्णन पक्वाशयगत वात में सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में किया हुआ है। तो यहाँ पुरुषाशय हम कहने का वजह ही है कि वात पक्वाशय है जो बृहतांत्र है, जहाँ पे पुरुष धरा कला है, वहां पे मूत्र व स्वेद वहां से एब्सॉर्ब होने चाहिए, लेकिन एब्सॉर्ब न होते हुए कुपित वायु ने अगर उन द्रव अंश को उदर में ही रखा, पक्वाशय में ही रखा, तो पुरुष द्रव हो जाएगा। ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य, और वो पुरुष द्रवित होते हुए वो अगर बाहर निकलेगा तो उसे हम अतिसार कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि प्रकुपित वायु शरीर में गए हुए मूत्र के अंश, स्वेद के अंश वापस कोष्ठ में लाता है, उसी से पुरुष का द्रवीभूत होना और फिर अतिसार की निर्मित होना संभव है। सवायु कुपितो अग्नौ उपहते मूत्र स्वेदौ, अग्नि का उपहनन करके मूत्र स्वेद को पुरुषाशय में लाके पुरुष को द्रवीकृत करके अतिसार की निर्मित होती है, अतिसार को निर्माण करता है। सही है। तो मूत्र के साथ स्वेदों को भी जोड़ना जरूरी है। द्रव कीट जो है वो सिर्फ मूत्र की निर्मित करता है ऐसा नहीं, स्वेद की निर्मित होती है। अभी आप देखिए कि आहार से निर्माण होने वाले रसादी अवयव भी बताए गए, और जो किट्ट घटक है, किट्टात किसका पोषण होता है, तो उसमें मूत्र और स्वेद का भी वर्णन। तो आहार का जो किट्ट भाग है उससे मूत्र और स्वेद की निर्मित होती है, स्वेद की भी निर्मित होती है। आहार से रसासारो सारयिनो मलद्रवा शिराभिस्त जलम नीत बस्तो मूत्रत्व आपय। अभी शिरा से जो पक्वाशय में जो द्रवांश शिरा से लाते हुए बस्ती में लाके जब भी वो बस्ती में जमा हो जाते तो उसको मूत्र कहते हैं। शरीर में देखा जाए तो पक्वाशय से डायरेक्ट कोई रक्तवाहिनी बस्ती की तरफ आती नहीं है, और अगर कोई आती भी होगी तो उसको हम बांध के रखेंगे तो बस्ती शुष्क हो जाएगी, मूत्र की निर्मित नहीं होगी। तो वो जो रक्तवाहिनी आगे जाके चित्र में देखेंगे, जो रक्तवाहिनी अपने एओर्टा से निकलते हुए बस्ती की तरफ आती है, वो रक्तवाहिनी बस्ती का पोषण करती है, मूत्र की निर्मित नहीं करती। तो हम लोग आगे जाके चित्र भी देखेंगे इसके बारे में। पहले अधोगामी धमनी का वर्णन देखते हैं। अधोगमास्तु वातमूत्र पुरुष शुक्र आर्तवादिनी अधोवहन्ति, आर्तवादिनी अधोवहन्ति तास्तु पित्ताशयम अभिप्रपन्ना तत्रस्थम एव। अभी हृदय से अधोगामी होने वाली जो धमनी है वो एवर्टा है, जिसे सुश्रुताचार्य ने अर्श का वर्णन करते समय प्रधान धमनी कहाँ है, वो हम पित्ताशय, मतलब यहाँ पित्ताशय का मतलब गॉल ब्लैडर नहीं है। पित्ताशय शब्द ग्रंथों में जो प्रयुक्त किया है वो पित्ताशय शब्द यह लघ्वांत्र के लिए, पित्तधरा कला के लिए है, पश्चिमानाशय के लिए है। तो पित्ताशय की तरफ आने के बाद उसके भाग बन जाते हैं। अन्नपान रस विपक्वम औष्ण्यात् विवेचयन्त्यो अभिवन्त्या शरीरम तर्पयति अर्पयति च ऊर्ध्वगानां धमनीनां तिर्यगानां च। अभी देखिए एओर्टा से निकली हुई धमनी आमाशयादि पाचक अवयवों के पास, पचन करने वाले अवयवों के पास जाके अग्नि का प्रतिपन्न, अन्न का पाचन, अन्न का शोषण करते हुए फिर धमनियों से प्रत्याहरणी शिरा मार्फत यकृत से हृदय की तरफ आ जाता है। तो ये आयुर्वेदिक दृष्टि से जो इंफीरियर वेना केवा जो है वो ऊर्ध्वगामी धमनी है, और एओर्टा जो है
ऊर्ध्व दिशा से जो रक्त लेके जाने वाली धमनी है वो ऊर्ध्वगामी धमनी। हमारे यहाँ निचली और ऊपर वाली यानी इंफीरियर और सुपीरियर, हृदय के नीचे वाली, हृदय के ऊपर वाली, ऐसा नामकरण नहीं है। हमारे यहाँ ऊर्ध्वगामी और अधोगामी है। ऊर्ध्वगमन करने वाले, अधोगमन करने वाले, तो वो आर्टरी हो, वेन हो, रस रक्त हृदय की तरफ या ऊर्ध्वगामी होते, जैसे सिरा की तरफ जाती है तो वो ऊर्ध्वगामी धमनी हो गई। या वो वहां से अगर हृदय से नीचे की तरफ आने वाली जो है या मस्तिष्क के से नीचे की तरफ आने वाली है वो अधोगामी धमनी है। तो जो रस रक्त मिजेंट्रिक वेन से, प्रत्याहरणीय सिरा से, फिर यकृत से, फिर हृदय में आ जाती है, या कुछ रस यह लसिका वाहिनियों से हृदय की तरफ आ जाता है, वो ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्वगामी तो है उनमें, इसलिए ऊर्ध्वगामी धमनियां हैं। वो धमनियां तिर्यकगामी धमनी, अपने अधोगामी धमनी की शाखा ऊर्ध्वगामी धमनी और तिर्यकगामी धमनी को स्वेदम अर्पयति, आहार रस सॉरी ऊर्ध्वगाम रसम अर्पयति, रसस्थानम च अभिपूरयन्ति, मूत्र पुरुष स्वेदांश्च विवेचयति। इधर स्वेद शब्द आ गया, देखो। द्वे अन्नवाहिन्यों अंतराश्रितौ, अभी जो अधोगामी धमनी को जो प्रकार बताए हुए हैं, शाखाएं बताई हुई है, उसमें दो अन्न वाहिनियां अंतराश्रित है। तोयवे द्वे, आगे जाके मूत्र बस्ती अभिप्रपन्ने मूत्रवे द्वे, तो बस्ती की तरफ भी एक रक्तवाहिनी, जो दो रक्तवाहिनियां आती है, वो मूत्रव धमनी है। और तोयवे द्वे जो है वो अंतरों से लेके वृक्क की तरफ लाने वाली, जलीयांश लाने वाली है। अभी ये डायरेक्ट नहीं लाती, पूरे शरीर में घूमते घूमते रस रक्त मूत्र और शरीर में तैयार हुआ जल। देखिए प्रमेय का अध्याय में शरीर ज क्लेद, शरीर ज शब्द है, शरीर में जन्म ले, शरीर में पैदा होने वाला हर एक धातु के सूक्ष्म पचन के समय क्लेद की निर्मित होती है, वो शरीर ज क्लेद है। वो क्लेद के साथ में आंतरों से एब्सॉर्ब हुआ जो जलीय अंश है, द्रव किट्ट है, वो सब मिल के वृक्कों की तरफ आ जाते हैं। तो वहां उसका विवेचन हो जाता है, ज्यादा जो क्लेद है उसको विवेचित किया जाता है, और जो आवश्यक क्लेद अंश है वो वापस शरीर की तरफ लाया जाता है। तो तोयवे द्वे अलग है और मूत्रवे द्वे अलग है। अभी पक्वाशय में जो तोय है, तोयवे द्वे में तोय शब्द किसको है? नापि तोय से तोय भावना, ये सिर्फ पानी नहीं है। तेन तोयम अत्र भविष्य, तो मूत्र से कारणभूतम, आगे जाके जो मूत्र बनेगा वो जलीयांश है। पक्व आहार विवेकजम, पक्व आहार से विवेचित किया हुआ जलीय अंश जो भविष्य में मूत्र का कारण होने वाला है, जिसका रूपांतर मूत्र में होने वाला है, उस उदक को यहाँ पे तोयवे द्वे, जिसको वहन करने वाली धमनियां वो तोयवे द्वे है। वो बस्ती विवर में द्रव्य को लाते हैं, उसको मूत्र, उस द्रव को वो तोय को मूत्र ऐसे कहते हैं। बस्ती में जब भी प्राप्त होता है तभी उसको मूत्र संज्ञा प्राप्त होती है, तब तक वो क्लेद रहता है। देखिए पक्वाशय से बस्ती के तरफ मार्ग जो है, उस मार्ग से क्लेद, रस रक्त के साथ क्लेद का वहन होता है। उस क्लेद को जगह जगह पे धातुओं के क्लेद मिलते हैं और वो क्लेद यह वृक्क के तरफ आगे जाके विवेचित होके गविनियों से बस्ती में प्राप्त होता है, तभी उसको मूत्र कहें। जैसे हम लोग अलग अलग मार्गों से कॉलेज में जाते हैं, हम क्या करते हैं, घर से कॉलेज आ गए, लेकिन अलग अलग मार्ग हर एक के हो सकते हैं। वैसे पक्वाशय से बस्ती में जो जलीयांश जाता है वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं जाता, तो पूरा हृदय में जाके हृदय से विक्षेपित होके फिर अधोगामी धमनी से
प्रधान धमनी से आके फिर रुक्क की जो मूत्रवाही धमनी है उसमें से रुक्क में जाके फिर मूत्र की निर्मित होती है, और फिर जो क्लेद बस्ती में जमा होता है उसको मूत्र कहते हैं। ऐसे सूत्र हम पक्वाशयकता नाड्यो मूत्रवास्तुया तर्पयन्ति तदा मूत्रम सरिता सागरमिता, पूरे देश की नदियां सागर से मिल जाते हैं और सागर को पानी अर्पण करते हैं। उसी प्रकार से पूरे शरीर से आया हुआ रक्त के माध्यम से, रस रक्त के माध्यम से आया हुआ जलीयांश यह मूत्र व स्रोत में आता है। सूक्ष्म से वो सिराएं दिखती नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म जो धमनी है उसके सहस्रशः विभाग होते हैं और वो आगे जाके सातत्य से 24 घंटों में जागते रहे या सोते रहे मूत्र का निस्यंदन करके बस्ती में उसका पूर्ण करके जो बस्ती में जो द्रव्य प्राप्त होते हैं उसको मूत्र ऐसे कहते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ जैसे घटो यथा, घट में जैसे पानी जमा हो जाता है उस प्रकार से लिखा हुआ है। बस्ती अधोमुख घट जैसा है, अलाबू जैसा है, और उसमें घट के भित्ति से जैसे पानी अंदर आता है उस प्रकार से आता नहीं है, लेकिन उदाहरण दिया है। तो ये उपमान प्रमाण हम जैसे के जैसे न लेते हुए प्रत्यक्ष शारीर के दृष्टि से देखे तो गविनियों से स्यंदन होते रहता है बस्ती में, और बस्ती में मूत्र की संचिति होती जाती है। अभी देखिए वृक्कों का संबंध मूत्र व स्रोत के साथ कैसे है। गर्भ में मल की अल्प निर्मिति होती है या निर्मिति होती नहीं है। मलाल्पत्वात् अयोगाच्च वायो पक्वाशय से च, पक्वाशय में मल की निर्मिति होती नहीं है या अल्प निर्मिति होती है। वातमूत्र पुरुषाणी न गर्भ से करोति ही, गर्भ से वायुमूत्र और पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती। इति वायो अयोगाच्च शब्द के लिए नहीं या ईशत अर्थ में उपयुक्त किया है। ये न ईशत योगा, तो अल्प मल की निर्मिति होती है ऐसे प्रतीत होता है। और हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष शारीर में कि गर्भ शरीर में भी अल्प मात्रा में मूत्र निर्मिति होती है और वो मूत्र बस्ती में जमा होता है, इकट्ठा होता है। उसका उत्सर्जन होते होते गर्भ के लिए एक गर्भोदक तैयार हो जाता है। ये प्रत्यक्ष शारीर है। अभी देखिए गर्भ में मूत्र की निर्मिति पक्वाशय में नहीं होती, क्योंकि मुंह से उसको अन्न ही नहीं जाता है। गर्भ में आहार मातृ शरीर से गर्भनाड़ी के माध्यम से गर्भ के शरीर में आ जाता है, तो पक्वाशय का या मुख से लेकर गुदा तक का कुछ मार्ग का संबंध ही नहीं है। फिर भी अल्प मूत्र निर्मिति होती है, पुरुष प्रवृत्ति नहीं होती। निर्मिति थोड़े प्रमाण में होती है, लेकिन पुरुष प्रवृत्ति के लिए काफी मात्रा में पुरुष जमा होना पक्वाशय में जरूरी है। मलाशय में वो नहीं होता, इसलिए पुरुष प्रवृत्ति होती नहीं है। लेकिन गर्भ डिस्ट्रेस में हो गया तो कभी कभी मल प्रवृत्ति भी हो जाती है, और अल्प मल की वजह से प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन गर्भ में खुद की धातुओं का पचन चालू रहता है। मातृ रस, माता से जो रस अपरा से गर्भनाड़ी से गर्भ के शरीर में प्रविष्ट होता है, उसका धातुओं के अग्नि के द्वारा सूक्ष्म पचन होता है, जिससे क्लेद की निर्मिति होती है, और वो क्लेद बस्ती में इकट्ठा होता है, वो मूत्र है। माता ने लिए हुए आहार का शुद्धिकरण माता के शरीर में ही होता है। देखिए अष्टांग संग्रह में क्या लिखा है, अजातस्य साक्षात अन्नपान अननुप्रवेशात, साक्षात अन्नपान का प्रवेश मुंह से नहीं है। अमलत्वाच्च रसस्य गर्भस्य स्थूलमल असंभवः, अभी पक्वाशय में जो जलीयांश तैयार होता है जिसको आगे जाके मूत्र में रूपांतरित होता है, वो स्थूल मूत्र है, ऐसे हम कह सकते हैं। और गर्भ शरीर में या बाद में वृक्कों से विवेचित होने के बाद में अपने बस्ती में जो मूत्र जमा होता है
वो सूक्ष्म मूत्र है। तो वृक्कों का कार्य है कि स्थूल मूत्र का, पक्वाशय में निर्मित स्थूल मूत्र का अपने बस्ती में इकट्ठा होकर सूक्ष्म मूत्र में रूपांतरित का काम करने का काम ये वृक्कों का है। गर्भस्य तु जठरस्थस्य स्थूलानां मलानां मूत्रपुरुषादीनां असंभवा साक्षात अन्नपान अननुप्रवेश यश्च प्रविशति रसः सो अमलः। जो माता के शरीर से जो रस गर्भ के शरीर में आता है उसमें मल नहीं रहते, वो प्रसाद रूप रहते हैं। गर्भ के अग्नि के द्वारा उसका पचन हो जाता है, उससे कुछ क्लेद की निर्मित होती है। वो क्लोथ अल्प मात्रा में बस्ती में जमा हो जाता है, उसको गर्भ का मूत्र कहेंगे। वो स्थूल मूत्र का पक्वाशय में निर्मित नहीं होती। सूक्ष्म मूत्र तो गर्भ के शरीर में तैयार होते रहता है। मैं कह रहा हूं कि पक्वाशय से जो एब्सॉर्ब होने वाला जलीय अंश है भविष्य में मूत्र की निर्मित करता है, वो स्थूल मल है, स्थूल मूत्र है। और जो विवेचित होके जो बस्ती में जमा हो जाता है वो सूक्ष्म मूत्र है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो स्थूल मूत्र का सूक्ष्म मूत्र में रूपांतरित करने का काम यह वृक्कों का है। आगे जाके कुछ देखेंगे और सूत्र 7 आशय अष्टांग संग्रह में बताए गए। सप्ताशयाः क्रमात् अश्रु कफ आम पित्त पक्व वायु मूत्राधाराः। स्त्रीणां पित्त पक्वाशयो मध्ये गर्भाशयो अष्टमा। स्त्रियों में इधर पित्त पक्वाशय यानी गॉल ब्लैडर नहीं है, तो अंतरों का हिस्सा पित्त पक्वाशय के अंदर नीचे की तरफ यह गर्भाशय नाम का अष्टम आशय है। ये 8 आशय के बारे में बताया। अभी ये संख्या कुछ पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टांग संग्रह का क्या बताना चाहते हैं। अष्टांग संग्रह में देखो, तेषु सप्तसु प्रतिबद्धानि कोष्ठांगानि रुद्र यकृत प्लीह फुफ्फुस उंडुक वृक्क अंत्र आदिनी। ये जो हृदय यकृत प्लीहा फुफ्फुस उंडुक वृक्क अंत्र आदि जो है कोष्ठांग, वो एक दूसरे से बद्ध है, इसको प्रतिबद्ध कहते हैं। एक दूसरे को साथ प्रतिबद्ध है, मतलब हृदय का वृक्क के साथ, वृक्कों का बस्ती के साथ, बस्ती का वृक्कों के साथ, फिर आमाशय के साथ, फुफ्फुस आदि सब जो अवयव हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं उसको हम मृत शरीर में देखना चाहिए, शव विच्छेदन करके देखना चाहिए। आदि शब्द है अंतरादिनी, ये आदि शब्द नाभ्यादिनी के साथ जुड़ा हुआ है। क्लोम, पक्वाशय, स्थूलांतर, उत्तर गुद, अधर गुद, वपावहन आदि कोष्ठांगों का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किए नहीं है, वो नाभ्यादि शब्दों में आ जाते हैं। लेकिन उसका जो प्रतिबद्ध होना जो है एक दूसरे के साथ, उसको मृत शरीर में हमें उसका कार्यकारी भाव देखना चाहिए। यकृत से फुफ्फुस, फुफ्फुस से हृदय, हृदय से प्लीहा आदि अवयव किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये हम मृत शरीर पे देख सकते हैं। अभी अगर हम शव विच्छेदन करने गए तो देखिए, हृदय यह एक मुख्य अवयव जिससे रस रक्त का विक्षेपण होता है। अधरा महाधमनी से वो कोष्ठ में नीचे की तरफ आ जाता है। उसकी शाखाएं हैं, उसमें से कुछ शाखा, ये डिसेंडिंग एओर्टा है, उसमें से 2 शाखाएं बनती है। एक एक शाखा वाम दक्षिण वेदन वृक्क की तरफ आते हैं। नीचे जाने के बाद में वहां पे एक रक्तवाहिनी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी करके जो बस्ती की तरफ आते हैं। ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी हमने बांध दी तो बस्ती शुष्क हो जाएगी, बस्ती का पोषण नहीं होगा। लेकिन मूत्र की निर्मित इससे होती नहीं कि बस्ती पूर्ण जो है वो इससे होता नहीं है। अभी ये बस्ती की शाखाएं बस्ती के ऊपर फैली हुई है, गवाक्षित है, लेकिन उससे मूत्र निस्यंदित होता नहीं है। लेकिन जो रीनल आर्टरीज है उसकी शाखाएं दशदा, शतदा, सहस्रदा, सूक्ष्माति सूक्ष्म बन जाती है, उससे मूत्र का विवेचन होता है और वो मूत्र गवीनियों के मार्फत बस्ती में आ जाता है। तो ये जो मार्ग है ये हम प्रत्यक्ष शव विच्छेदन या जीवित
प्राणी के शरीर में भी हम देख सकते हैं। आधुनिक शास्त्र ने अच्छी तरह से शव विच्छेदन करके ये सिद्ध किया है कि हृदय से विक्षेपित रस रक्त ये वृक्कों में जाके गविनी मार्फत बस्ती में आ जाता है। लेकिन पहले क्या होता है, मूत्र की निर्मित हमें हमारी दृष्टि से पक्वाशय में है। हम लोगों ने देखा है द्रवकीट है, वो द्रवकीट जो है वो पक्वाशय से एब्सॉर्ब होके इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से एब्सॉर्ब होके यकृत के मार्फत वो हृदय में चला जाता है, ये ऊर्ध्वगामी धमनी से हृदय में चला जाता है। तो ये उस पक्वाशय से लेके इसी मार्ग से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर वेना केवा, हृदय, डिसेंडिंग एओर्टा, रीनल आर्टरी, इस माध्यम से वो वृक्क की तरफ जाके फिर गविनियों से जो मूत्रनिर्मी विवेचन जो वृक्कों ने किया है उस द्रव्य को, मूत्र को बस्ती में लाया जाता है और वो बस्ती में आने के बाद उसको मूत्र संज्ञा प्राप्त होती है। अभी वृक्कों का बस्ती निर्मित के बारे में कार्य हम लोगों ने देखा। अभी हम मूल विषय को शुरुआत करने जाएंगे। वृक्कों के विकार। वृक्कों के विकार के दो प्रकार कर सकते, स्वतंत्र परतंत्र। मैं ये थोड़ा सा मूत्रावसाद के पहले बोल रहा हूँ, मुझे वो वृक्कावसाद पे ज्यादा बात करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये दिखा रहा हूँ कि मूत्रावसाद, वृक्क राजेक्ष्मा, वृक्क विद्रदी, वृक्कार्बुद, अगंतु वृक्क विकार, वृक्कगत अश्मरी, वृक्क शोथ, पाक, उष्णवात कहेंगे, वृक्कायाम, गुल्म, वृक्कावसाद, कोष्ठगत भिन्न वर्ण, वृक्काविघात, ये वर्णन सब वृक्क के व्याधियों के बारे में अपने ग्रंथों में आ जाता है। तत्त स्थानों में आप देख लीजिए, मैं इस सभी व्याधियों का वर्णन आज नहीं कर सकता। बाद में परतंत्र स्वरूप में प्रमेय, मधुमेह, उदकमेह, इससे वृक्क की विकृति हो सकती है। हृदय आयाम के वजह से, कार्डियक एनलार्जमेंट की वजह से वृक्क की विकृति हो सकती है। अनुवात में वृक्क की विकृति हो सकती है। ज्वर में, कुछ ज्वर में वृक्क की विकृति है। तुंडिकेरी इत्यादि गल विकारों के वजह से भी वृक्क की विकृति हो जाती है। राजेक्ष्मा में विकृति हो जाती है। आप अगर देखेंगे राजेक्ष्मा के उपद्रव तो आपको मूत्र व शोथ के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। उरक्षत राजेक्ष्मा का ही एक तो पुरोरूप या उपद्रव हो सकता है। उसमें आप देखेंगे तो क्षय और क्षत यह दो अवस्था है, और क्षय अवस्था में सरक्त मूत्र प्रवृत्ति कही है। तो सरक्त मूत्र प्रवृत्ति का होना मतलब वृक्कों की दृष्टि होने की वजह से अशूल मूत्र निर्मित होती है। जब भी राजेक्ष्मा के दोष वृक्कों में आ जाते हैं, वृक्कों का राजेक्ष्मा हो जाता है, तो उसमें सरक्त अशूल रक्त प्रवृत्ति होती है। पांडु, कुंभकामला, दग्ध, विसूचिका, रक्तपित्त आदि विकारों में परतंत्र स्वरूप में वृक्क के विकार हो सकते हैं। आज मेरा ये विषय नहीं है, और ये लेने बैठूं तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी पूरा नहीं लगेगा, 2 घंटे भी काफी नहीं होंगे। इसलिए मैं वृक्क विकारों के तरफ, उनकी संप्राप्ति कैसी होती है। चरक संहिता में एक संप्राप्ति जो मूत्र व शोथ मूत्रकृत्य की संप्राप्ति बताई है, वो आपको सबको पता है। पृथंग मलाः स्वै कुपिता निदानै सर्वे अथवा कूपम उपेत्य बस्तौ मूत्रस्य मार्गम परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयति यः कृत्रात्। चरक चिकित्सा 26वें अध्याय में 33 सूत्र क्रमांक ये सूत्र है। अलग अलग मल, अपने अपने कारणों से कुपित हुए मल, 1, 2 या तीनों मल कुपित होके बस्ती में आ जाते हैं, मूत्र मार्गों को परिपीड़ित करते हैं, तभी मूत्रकृच्र होता है। यही सूत्र को हम थोड़ा सा बस्ती के जगह वृक्कों को, वृक्क शब्द का इस्तेमाल करके करने जाएंगे। तो एतैः हेतुभिः कुपिता दोषाः वृक्कयोः प्राप्य मूत्रस्य मार्गम यदा परिपीडयन्ति। एतैः हेतुभिः, इन कारणों से कुपित दोष, 2 वृक्क है, वृक्कयोः प्राप्य मूत्रस्य मार्गम, मूत्र मार्ग अगर परिपीडित कर देंगे, तदा तभी वृक्के वृक्कयोर्वा विकारम उपजायन्ते। वृक्क में या 2 विकारों में, वृक्कों में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। दोष दुष्य निदान। दोष है शुक्र दोष और अपना व्यान और अपानुवायु। अभी सुश्रुत निदान पहले अध्याय में शुक्र दोष प्रमेय से व्यानापान प्रकोपजा यह सूत्र है। मूत्र शुक्र प्रदोषार्शो गुद भ्रंशादिकान बहुन
अष्टांग संग्रह में यही लिखा है। शुक्र के लिए उपलक्षणात्मक शब्द समझ के अगर शुक्र दोष या मूत्र दोष इसका प्रयोग किया तो कोई गलत नहीं होगा। पित्त और कफ यह दो दोष और व्यानापान ये दो वायु विकृत होने की संभावना रहती है। दुष्य रक्त मेद और मांस की दृष्टि होने की संभावना रहती है। विशेष तो वृक्क रोग रक्त से परिवर्तनात्, रक्त के परिवर्तन से, रक्त की दृष्टि से वृक्क रोग हो जाते हैं। वैशल्य रत्नावली में 93 अध्याय में कहा गया है। प्रायेण शैत्यस्य विशेष योगा वृक्कद्वये वृक्क गदो भी जायते मसूरिकायां च विसूचिकायां किंवा आमवाते चिरजं ज्वरेपि वा उपद्रवत्वेन गृहीतजन्मा भवेत् असौ चेति मतं बुधानां। ये भी मसूरिका, विसूचिका, आमवात, चिर ज्वर इनके उपद्रव स्वरूप में वृक्क की विकृति होती है, ऐसे वैशेष्य रत्नावली में कहा गया है। अभी मूत्रों के साथ अभी इसमें वर्णन में नहीं करूंगा। इसकी चिकित्सा मूत्र क्षय, मूत्र संशय, उसकी चिकित्सा उष्णवात, उष्णवात पित्तावृत वायु, उष्णवात चिकित्सा, ये सभी विकार जो है वो वृक्क के संबंधित है। अगर वो सूत्रों का अध्ययन कीजिए आपके समझ में आए कि वृक्क के संबंधित है। वृक्कावसाद, अभी मैं मूल विषय को तरफ जा रहा हूं। अवसाद का मतलब अवसन्नता, ऐसे हेमचंद्र ने आयुर्वेद के शब्दकोशों में लिखा हुआ है। अवसन्नता यह अवसाद का पर्याय है। विषाद, साद, विषण्णता ये उसके पर्याय है। अभी हम उरुसाद, अंगसाद इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जो अवयव है वो उसकी कार्यहानि होती है। हम लोग ठीक तरह से खड़े नहीं हो पाते उरुसाद में, या अंगसाद हो गया, पूरा अंग ढीला पड़ जाता है, कुछ कार्य नहीं कर सकते। हम उठ के कार्य करना भी मेरे लिए असंभव रहता है, हम जाके सो जाते हैं, अंगसाद होता है। कुछ ज्वरादि विकारों में लक्षण बताए गए हैं। तो साध एक डल्लनाचार्य ने सुश्रुत सूत्रसार 25वें अध्याय में 37 सूत्र क्रमांक है, वहां अवयव अवसाद यह शब्द आया हुआ है। तो उसका वर्णन करते समय अवयवस्य स्वकर्मण्य असामर्थ्यम, स्वकर्मणि असामर्थ्यम ऐसा अर्थ डल्लनाचार्य ने किया है। स्वकर्म कर्मणि खुद के अवयव के कार्य में असमर्थता होना यानी कार्य हानि होना, यह उसका अर्थ डल्लनाचार्य ने किया है। ये वृक्कावसाद शब्द ग्रंथों में नहीं है। इसी सूत्रों के आधार पे जैसे हृदयावसाद शब्द है, तो हृदयावसाद के जैसे ही अगर वृक्क में अवसाद हो गया, वृक्क स्वकर्म में समर्थ हो गया, तो उसको वृक्कावसाद कहेंगे। अभी अवसाद होना यानी वृक्कों का अवसाद होना, वृक्क का कार्य हम लोगों ने अभी देखा है। वृक्क के अधिवृक्क ग्रंथि जो है उसका कार्य मेद व स्रोत से या मेद धातु के पचन से संबंधित है। प्रत्यक्ष वृक्क में हमने देखा कि मूत्र का विवेचन कर्म करने का कार्य वृक्क में होता है। जैसे पक्वाशय मूल स्थान है, वैसे वृक्कों को भी, वृक्कों को, अधिवृक्क ग्रंथि को नहीं, वृक्कों को मूत्र व स्रोत, लेकिन मेद की तरफ अपना ध्यान नहीं जाता था। अगर नहीं बताते तो मेद व स्रोत का मूल स्थान वृक्कों को कहा गया, लेकिन मूत्र व स्रोतस में स्रोतस का संबंध कैसे है वो हम लोगों ने देख लिया। अगर वृक्क अकार्यकारी हो गए, कर्म में असमर्थ हो गए, तो फिर मूत्र निर्मित का कार्य संभव नहीं है। मूत्रों का साथ करके एक विकार हम लोगों ने देखा, वो भी वृक्क का ही है, लेकिन उसमें मूत्र अवरोध हो जाता है। तो मूत्रों का साथ या रिनल फेलियर को हम शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। वृक्कावसाद कहने से वृक्कों का कार्य, मूत्र निर्मित का कार्य अकर्मता उसमें आ जाना, यह समझना चाहिए। व्याख्या क्या दिखती है क्रॉनिक रिनल फेलियर की व्याख्या देखिए। क्रॉनिक रिनल डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक रिनल फेलियर, ये तीन पर्यायवाची शब्द हैं। उसका अर्थ ऐसे किया है, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, अकर्मण्यता ओवर टाइम। धीरे धीरे ये काम होते रहते हैं, एकदम से नहीं होता। एकदम से होता है लेकिन बाकी क्या पित्त आदि विकृतियों से वृक्कों में विकृति आई तो होता है।
based on gradual decline in GFR and creatinine clearance, frequently leading to end-stage renal disease. end-stage renal disease ESRD इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी GFR क्या है वो हम लोग देखेंगे, क्रियाटिनिन क्या है वो हम देखेंगे, आप सबको पता है लेकिन रिवीजन करेंगे। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये रेट ग्रुपों का अवसाद की अवस्था क्या है वो जानने के लिए काम आता है। वृक्कस्थित सूक्ष्म रसायनी, रसायनी का मतलब यहाँ पे सिरा धमनी, प्रति मिनट कितना रस रक्त आगे जाता है, संवहन होता है, इसका परीक्षण इस प्रकार के परीक्षण से हम वो इसका अंदाजा कर सकते हैं। 24 घंटों का मूत्र लिया जाता है परीक्षण के लिए। रस रक्त स्थित क्रियाटिन का प्रमाण गिना जाता है। क्रियाटिनिन ये क्या है, तो मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाला एक घटक है। यह मूत्र, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब बल है। हमारी दृष्टि से जब भी उसकी निर्मित होती है उसकी बहिर्मार्ग की तरफ गति होती है और बहिर्मार्ग से उसको निकाला जाता है। क्रियाटिन ये यकृत में तैयार होने वाला एक घटक है, प्रोटीन है। उसकी वजह से मांसपेशियों में पचन का कार्य होना संभव है। उससे जो मल तैयार होता है वो क्रियाटिन में है, और वो क्रियाटिन अलग है, क्रियाटिनिन अलग है। वो क्रियाटिनिन मूत्र से उत्सर्जित होने वाला घटक है। वो शरीर में रहा तो शरीर मलीभूत हो जाता है। मलिनीकरणात् मलः, मल की व्याख्या है। पृथक जन्मना, निर्मिति से ही वो पृथक होने की उनका स्वभाव रहता है, वो मल है। तो क्रियाटिनिन ये गुण में बैठने वाला है, ये स्वभाव में बैठने वाला है, इसलिए वो मल है। एलोपैथी में भी उसको वेस्ट प्रोडक्ट कहा है। हम लोग दोष है धातु है का मल है इसका विचार करेंगे तो क्रियाटिन यह मूत्र से उत्सर्जित होने वाला मलिन घटक है जो मांस धातु के पचन के समय तैयार होता है। वय, कुल, ऊंचाई, देहभार, लिंग, इनका भी विचार GFR में किया जाता है। मांस धातु अग्निमांद्य के कारण मांस धातु का पचन ठीक नहीं होता, परिणामतः क्रियाटिन की निर्मित अधिक होती है, मूत्र द्वारा उसका उत्सर्जन होता है। अभी ये जो ग्रंथों में एक सूत्र में बताया है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समाह। उत्साह उदान का कार्य है, उच्छ्वास से उदान का कार्य है, निश्वास से प्राण का कार्य है, चेष्टा व्यान का कार्य है, धातु गति व्यान का कार्य है। समूह मोक्षो गति मतान, धातु गति यानी रसादि धातुओं के पोष्य धातु के प्रति गमनम, लेकिन गतिमताम इति पुरुषादीनाम बहिर्निस्सरताम, जो पुरुष मूत्रादि जो बहिर्मार्गों की तरफ जो जाते हैं उसको गतिमत कहते हैं। तो वो गति क्या है, किस गति से, किस स्पीड से यह मूत्र निर्मिति के बाद क्रियाटिनिन को वृक्कों में जो गति है उसके आगे बढ़ने की, वो CRF है। GFR है, सॉरी GFR है। व्यान वायु यह वृक्कों के धमनियों में रस रक्त का संवहन करता है। अपान वायु उस गतिमान जो रस रक्त है उसमें से कुछ घटक जो फेंकने के लिए जरूरी है, ऐसे बहुतांश घटकों को, गतिमत घटकों को बाहर की तरफ लाने का काम करता है। तो व्यान और अपान का यहाँ पे वृक्कों में भी कार्य चालू रहता है। अगर व्यान से अपान आवृत्त हो गया तो मूत्र की अल्प निर्मित होगी, और अगर अपान से व्यान की आवृत्त हो जाएगा तो मूत्र की अधिक निर्मित होगी। आप ग्रंथों में आवरण प्रकरण में देखिए, व्यान से अपान आवृत्त होता है तो उदावर्त है, मूत्र के घटक ऊर्ध्व की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, आमाशय में आएंगे, वो फुफ्फुस में जाएंगे, हृदय में जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे, पूरे शरीर में फैलेंगे, उल्टे। तो व्यान वायु अगर प्रबल होगा तो उदावर्त होगा, अपान वायु प्रबल होगा व्यान से तो मूत्र निर्मित जाए, बहुमूत्रता यह लक्षण बताया गया है। शुक्र दोष प्रमेयस्तु, व्यानापन हमने सूत्र देखा है, मैं उस सूत्र के विवेचन में ज्यादा समय नहीं डालना चाहता। अभी देखिए GFR जो है वो 5 उसके स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में किडनी डैमेज होते हुए भी GFR नॉर्मल या बढ़ा हुआ रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स, खास करके थोड़े बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करते हैं कि मुझे रात में 10 बार मूत्र प्रवृत्ति के लिए उठना पड़ता है।
उनकी ही अवस्था है। आगे जाके किडनी तो उसकी थोड़ी अंश में फर्स्ट स्टेज में डैमेज है, आगे जाके मूत्र निर्मित इतनी होती है कि उसको बार बार मूत्र प्रवृत्ति करनी पड़ती है। 90% से भी ज्यादा ml पर मिनट ये GFR है, उसका रेट है, फिल्ट्रेशन रेट है। आगे जाके इस अवस्था में हम किडनी डैमेज की चिकित्सा शुरू करनी चाहिए, लाभ हो जाता है। स्टेज 2 माइल्ड रिडक्शन इन GFR, थोड़ा सा रिडक्शन हो जाना, 60 to 80 90 ml तक पर मिनट तक GFR है। इसमें भी रिडक्शन होते हुए भी बहुत सारा नुकसान होता नहीं है, क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज में मॉडरेट रिडक्शन हो जाना, मतलब 30 to 60 ml यूरिन सिर्फ GFR है, तो मूत्र में रिडक्शन हो जाएगा, मूत्र मात्रा कम हो जाएगी। चौथे स्टेज में सीवियर रिडक्शन रहता है, सिर्फ 15 to 30 ml पर मिनट इतना रेट रहता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का। और पांचवी स्टेज में पूरी किडनी फेल हो जाती है, GFR 15 ml पर मिनट से भी GFR कम हो जाता है, कुछ बूंद मूत्र के होते हैं, ऐसे पेशेंट कहते हैं। तो थर्ड स्टेज तक कुछ तक हम काय चिकित्सा कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में, खास करके फिफ्थ स्टेज में हमें एक तो किडनी चेंज रिप्लेस करनी है या उसको डायलिसिस करना है, उसके सिवाय चारा नहीं है। पहले कुछ 3-4 अवस्था में हम कुछ अरसे तक, पहले दूसरे अवस्था में तो कोई सवाल ही नहीं है, तीसरे चौथे अवस्था में हम काय चिकित्सा कुछ अरसे तक कर सकते हैं। पांचवें स्टेज में किसी भी पैथी में काय चिकित्सा में मतलब मेडिसिन लेके होगा नहीं, एक तो किडनी रिप्लेस करनी है, नहीं तो फिर डायलिसिस करना है। तो हमें कुछ लोग कहते हैं मैंने क्रिएटिनिन कम किया, मेरी दवा से क्रिएटिनिन कम हो जाता है, लेकिन वो पहले 3 अवस्था की बात होती होगी, ये हम अवस्था देखते नहीं है, और फिर हम इतना ही देखते हैं हमने क्रिएटिनिन कम कर दिया। तो पहले 3 अवस्था में हम कर सकते हैं। आगे की जो अवस्था है इसमें दवाइयों का कुछ भी असर नहीं होता है। मैंने महीना 1.5 महीना दवा देके भी 1 बूंद 2 बूंद सिर्फ मूत्र प्रवृत्ति होती है, ऐसे पेशेंट कहता है, इतनी अल्प मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति, कितने भी मूत्र द्रव्य दो, कुछ भी मूत्र स्रोत की जो चिकित्सा बताई वो करो, फायदा होता नहीं है। थर्ड स्टेज तक हम चिकित्सा कर सकते हैं। चौथी और पांचवी स्टेज में, चौथी स्टेज में अत्यंत कठिन, और पांचवी स्टेज में तो उसका किडनी रिप्लेस करना या डायलिसिस करना ही जरूरी होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। वृक्क विकारों का पूर्व रूप जो वैशज्य रत्नावली में कहे हुए ऐसे, निदानाशो वन्यमान्यम च शोथो नेत्रे चास्य पादयो वृक्क रोगे नाड़ी स्तब्ध अवेगम उक्तमथश्चोष्णत्वा च लौक्षम पूर्व रूपम प्रतिष्ठम। देखिए ये अनार्ष ग्रंथों के सूत्र हैं, जैसे चरक सुश्रुत वाग्भट में जो गेयता रहती है उतनी गेयता इन सूत्रों में नहीं है। निदानाश, देखिए आप अगर पेशेंट आपको मिले, आंखों के अक्षिकूट में शोथ है, उसको भूख नहीं लगती और निद्रानाश भी है, निद्रा कम हो गई है, पहले तो आसानी से सो सकते थे, अभी निद्रा आती नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसके क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और वृक्कावसाद होना शुरू हो गया है। तो फर्स्ट स्टेज में वो पेशेंट है। पादशोथ आ जाता है आगे जाके, नाड़ी स्तब्ध, वेग मुक्त और उष्ण रहती है। रोक्ष, केश, त्वचा, नेत्र आदि में रोक्ष निर्माण होता है। तो ये पूर्व रूप बताए गए हैं, हमें दिखाई देते हैं। वृक्क विकारों के लक्षण, अभी वृक्क विकार सिर्फ मूत्रावसाद नहीं है, धीरे धीरे बाकी वृक्क विकारों का असर मूत्रावसाद में हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो लक्षण दिखा वृक्क विकार के जो लक्षण है, छर्दी, शोथ, वेदना, सर्वांगेशु वेदना, शीर्ष शूल, ज्वर, रक्तह्रासात पांडु वर्णत्व, आस्य पांडु वर्णत्व, स्वेदा भावा, त्वचारोक्ष, अग्निमांद्य, कट्याम उदरे पीड़ा, वृक्क दोषे पीड़ा, दोषे पीड़ा, अभी देखो इधर वृक्क देश शब्द आ गया, तो पृष्ठ, कटी और पार्श्व इनका संधि प्रदेश वृक्क देश है। नाड़ी वेग युक्त रहती है। मूत्रम शश्वत बिंदु रूपेण, अभी देखिए बिंदु रूपेण मूत्र प्रवृत्ति होती है, ये तो आखिरी जो हमने 5वीं स्थिति बताई वो स्थिति है,
जो उष्णम पीड़ायुक्तम रुक् करोगे सवेद्वे एवं तीव्रम लक्षणम युग युग में धातु स्यात् एवं अश्मरी योगतोपि, अश्मरी की वजह से भी हो सकता है और दोनों रुक्कों की जो विकार हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। अकस्मात जो आश्चर्यकारी रुक्कावसात और चिरकारी रुक्कावसात, ऐसे दो प्रकार हम कर सकते हैं। अकस्मात उद्गम होना, इसका मतलब उसमें पूर्व रूप दिखते नहीं है, पूर्व रूप का अभाव होना, अभाव पूर्व रूप दिखते नहीं है और एकदम से मूत्र निर्मिति कम होना शुरू हो जाता है। अभी मूत्र निर्मिति होती नहीं है, इसका मतलब मूत्र के महाभूत कौन से हैं? अप और तेज। मूत्र का कार्य क्या है? अप और तेज का उत्सर्जन करना। जो शरीर में नहीं चाहिए ऐसे कुछ अप और तेज के जो महाभूतों के जो अंश है उनको निकाल देना, उनका उत्सर्जन करना, यह वृक्क का कार्य है। अभी अप और तेज महाभूत का अगर उत्सर्जन नहीं हुआ, रूपों से वो विवेचित नहीं हुए, तो शरीर में बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से जल और तेज महाभूत की वृद्धि से लक्षण दिखाई देते हैं। अभी एक चार्ट में देखिए, आमाशय स्थान में, आमाशय में अगर जल महाभूत की वृद्धि हो गई तो उल्लासपूर्वक सर्दी हो जाएगी, तेज महाभूत पित्त वृद्धि हो जाएगी तो मूत्र का वर्ण, आमाशय में होगा तो जलन होगी, अम्ल पित्त जैसे लक्षण दिखाई देंगे। फुफ्फुसावरण में अगर कफ संचय होगा तो उरस्त हो जाएगा, फुफ्फुसों में अगर हो जाएगा तो ऊर्ध्व श्वास हो जाएगा, पित्त संचय होने से ब्रोंकाइटिस न्यूमोनाइटिस हो जाएगा। हृदय और हृदयावरण में होगा तो हृदय पर कफ संचय, यानी ये कह सकते हैं ना उरस्तोय, इफ्यूजन, पेरिकार्डियल और प्लूरल इफ्यूजन, यह हो सकते हैं। पित्त संचय हुआ तो वहां पे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डाइटिस और फुफ्फुसों के आवरण में शोथ होगा, हृदय गति विषम हो जाएगी और अश्मावृत इव प्रतीत हुई, भारी होता है हृदय तो दगड़ पत्थर जैसे रखा है वैसे पेशेंट को प्रतीत हो जाएगा। अगर मस्तिष्क में जल महाभूत की वृद्धि हो गई, कफ वृद्धि हो गई या पित्त वृद्धि हो गई तो हिक्का, भ्रम, मोह, आक्षेपक, मूर्छा, संन्यास, छिन्न श्वास ये लक्षण दिखाई देंगे। और सर्वांग में अगर जल संचित हो गई तो फिर प्रथम पाद में, फिर गुल्फ में और बाद में सर्वांग में शोथ आने लगेगा। और अगर पित्त या तेज महाभूत की वृद्धि हो गई सर्वांग में तो त्वक, कंडू, पिटिका, ग्रंथि, अंगमर्द आदि लक्षण दिखाई देंगे। यही लक्षण हम यूरेमिया और क्रियाटिन बढ़ने के बाद में दिखाई देते। अभी श्लेष्म विकारों में कुछ तृप्तीय, तंद्रा, निद्रा इत्यादि लक्षण जो बताए उसमें से कुछ लक्षण अगर जलमाभूत की वृद्धि होगी तो हो जाएंगे। और ओष, चोष, दाह, दवतु, धूमक आदि जो लक्षण है, अम्लक आदि लक्षण, या पित्त अगर आमाशय स्थानों में संचित हुआ तो हो सकता है। इनमें में ज्यादा कई कुछ सूत्रों का आगे जाके हमें विचार करना है, ये आप ग्रंथों में पढ़ लीजिए। चिरकारी रुक्कावसाद, 4 प्रधान हेतु उसके बताए गए। कफज मधुमेह, पित्तज मूत्र स्रोत विकार, मतलब मूत्र व स्रोतस में पित्त स्थान की वजह से, यानी पाइलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलाइटिस आदि लक्षण दिखाई देंगे। रक्तदाब का आधिक्य, यह भी वृक्क रोगों का, चिरकारी रुक्कावसाद का हेतु है। वृक्क की विद्रधि या ग्रंथि बार बार होना और वृक्क का जो मूत्र विवेचन का जो क्षेत्र है उसकी कमी हो जाना वृक्क का अवसाद का कारण हो सकता है। कफज मधुमेह में जो सूत्र है निदान स्थान के 4थे अध्याय में वो देख लेंगे। शरीर क्लेदम पुनः दुषैन मूत्रत्वेन परिणमयति, शरीर का क्लेद, शरीरज क्लेद, शरीरज क्लेद का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि शरीरज क्लेद, शरीर में निर्माण होने वाला क्लेद, वो पुनः मूत्रत्व को प्राप्त हो जाता है। मूत्र व स्रोत सामम, कौन सा मूत्र व स्रोत? जो वंशण बस्ती प्रभव है, सिर्फ बस्ती नहीं, बस्ती और वंशण से प्रभावित जो मूत्र व स्रोत है, मतलब गविनियाणी वृक्क में जो मूत्र व स्रोत है सूक्ष्म, वो उसमें उसकी रक्तवाहिनियों में मेद क्लेद उपहित, मैंने मेद क्लेद लिप्तता हो जाएगी
तो अवरोध हो जाएगा, रक्तवाहिनियों में अवरोध हो जाएगा। ततः प्रमेयास तेषां स्थैर्यम असाध्यतां वा जनयति, यह स्थिर हो जाता है, असाध्य हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। ये आया है चरक निरासन चौथे अध्याय में। अभी इसका परिणाम क्या होगा? मूत्र व स्रोत में अवरोध होने से क्या होगा? विच स्वेद मूत्राम्बु वाहानि वायु श्रोतांसि सर्वृद्य यदोद्वमेति उत्सन्य दोषस्य समाचितं तम दोषम समपुपदुह्य नरस्य कोष्ठः विट मूत्रयोस्तत् समवर्णगन्धं त्रुट श्वास हिक्कार्तियुतं प्रसक्तं प्रच्छलयेत् दुष्टम इहाति योगात् तया अर्दित चाशु विनाशमेति। चरक चिकित्सा 20वां अध्याय, मतलब छर्दी का अध्याय। उस अध्याय में 16वें 17वें सूत्र में, ये 16वें 17वां का सूत्र है। पुरीशव मूत्रव स्वेदव अम्बुव स्रोतोस्व में आवृत्त वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है, वो कोष्ठ से विन मूत्र सम गंध वर्ण वाली छर्दी हो जाती है। विड पुरीशव स्रोत में अवरोध हो गया तो विड समवर्ण गंधी छर्दी हो जाएगी, और स्वेद मूत्र अम्बुव स्रोत में अवरोध हो जाएगा तो मूत्र समवर्णी और गंधी छर्दी हो जाएगी। तृष्णा बहुत होगी, श्वास लगेगा, हिक्कप ये लक्षण दिखाई देता है, यूरेमिया के लक्षण है सभी। अर्थी पूरे बदन में पेन होगा। प्रच्छर्दयेत समवर्ण गंध से ये प्रच्छर्दयेत है। वीट मूत्रयो समगंधवर्णी छर्दी, तृष्णा, श्वास, हिक्का, अर्थी युक्त प्रसक्त छर्दी होना, यह मूत्र व स्रोत के अवरोध से हो सकता है। वीण मूत्रयो तत् समवर्ण गंधी छर्दयति वायुना वीण मूत्र स्रोतसाम दूषयत्वात् नेयम। चक्रपाणी ने उसका अर्थ किया है। पित्त अगर आवृत हो गया वृक्क में तो हरिद्र मूत्र वर्णी होती है, गुदमेंत्र में दाह होता है, रज की निर्मिति ज्यादा हो सकती है। अगर वृक्क में हो गया तो मूत्र निर्मिति हरिद्र रक्तवर्णी मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है, उष्ण मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है। मुष्क और मेहन बस्ती आदि में दह्यमान हो सकता है, दाह होता है, वहां पे इरिटेशन हो जाता है, वहां पे मूत्र संचिति के बाद में जलन बहुत होती है। तो मुष्क मेहन बस्ती स्थान में अग्नि से जलन होता है ऐसे प्रतीत होना, प्रत्यक्ष मूत्र प्रवृत्ति हरिद्र वर्णी उष्ण और रक्तवर्णी होना, ये लक्षण पित्तावृत वायु के हैं। अगर रुक्कगत हो गए तो हम पायलाइटिस, नेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस आदि का विचार कर सकते हैं। उपद्रव वृत पीड़ा वेपतु शूलम कुक्षव वन्नी सुदुर्बला ताबी भवति मूर्छाश्च मूत्राघातश्च दारुणा। मूर्छा, भ्रम, विलापा, काशम, अरति, अरुचि। अभी ये सब जो काश्यप संहिता ने, सुश्रुत संहिता में, काश्यप संहिता में कुछ लक्षण आए हैं मूत्रकुक्ष के उपद्रव में। मूर्छा, काश, उपसवित्त श्वेतु तथा उरस्तोयम। अभी उपसवित्त यानी अपने फुफ्फुस के में जो आवरण रहते हैं प्लूरा, उसको फुफ्फुसभित्ति शब्द है। दोनों फुफ्फुसों के भित्तियों में यानी आवरणों में शोथ निर्माण होगा, उरस्तय होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा। सलिल उदर, पेट में पानी जमा होगा, उदर जलोदर होगा। तद्वत मूत्रविषस्य, मूत्रविष शब्द को ध्यान में रखिए। मूत्रविष यानी मूत्र जो विष जैसा बना है, वो मूत्र से कुछ मल घटक शरीर के बाहर निकलते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन आदि, वो मूत्रविष है। अगर वो शरीर में रह गए, ये शरीर में रहने से पूरे शरीर में संक्रमण हो जाता है। अधिवृक्क रोगम एतत् ननु भवन्ति उपद्रवा विशेषेण। दूषी विषम तो शोणित दुष्टारु किटिब कोट लिंगम। अभी ये दूषी विष ही है, अपने शरीर में ही बनने वाला विषारी घटक है, उसको हरदम बाहर निकल जाने चाहिए। अगर वो निकल नहीं गया तो फिर अरुषि, किटिब, कोट आदि लक्षण दिखाई देते। मद, मूर्छा, विषाद, हृदय द्रवता
इस प्रकार से लक्षण, सिद्धि स्थान में ये लक्षण बताए गए हैं। हम लोगों ने पहले चार्ट देखा है, अलग अलग अवयव में अगर तेज और जल महाभूत की संचिति हो गई तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसमें से कुछ लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्राणव स्रोत काश श्वास उपसावरण चोत उरस्तोय, उदकव स्रोत जलोदर तृष्णा, अन्नव स्रोत अरुचि शूल तीव्र अग्निमांद्य चर्दी, रसव स्रोत हृदय द्रवता रुत्पीड़ा शोथ, रक्तव स्रोत मूत्र विशास्त्रता यूरेमिया अरुंशी कोट किटिव कंडू इत्यादि त्वचा विकार। मांसमेदो व स्रोतस में गया तो कार्श, मनो व स्रोतस में गया तो मद मूर्छा भ्रम विषाद विलाप अनवस्थितत्व अनवस्थित चित्तत्व अरति और अन्य कंप दारुण मूत्राघात आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ये उपद्रव है। हम लोग अभी चिकित्सा की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने व्याधि के हेतु से लेके उपद्रवों तक का व्याधि का वर्णन देख लिया है। अभी हम चिकित्सा की तरफ जाएंगे। हम किसी भी व्याधि की चिकित्सा में लिखनी है तो इस प्रकार से हमें वर्गीकरण करना है। चिकित्सा में वो अपतर्पणजन्य है या संतर्पणजन्य है। संतर्पणजन्य है तो संतर्पण कीजिए, अपतर्पणजन्य है तो शोधन या शमन कीजिए। शोधन में वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन नस्य रक्त मोक्षण ये कर सकते हैं, और शमन में पाचन दीपन शुद्ध निग्रह व्यायाम आतप सेवन मरुत सेवन कर सकते हैं। अभी मूत्रावसाद का वर्णन हम लोगों ने चिकित्सा देखने गए तो वमन नहीं देना चाहिए। विरेचन कर सकते हैं, आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, रक्तमोक्षण कर सकते हैं, नस्य नहीं कर सकते। शमन चिकित्सा में पाचन दीपन शुद्ध निग्रह और मरुत सेवन का उपयोग कर सकते हैं। व्यायाम और आतप सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि रस यह शाखा के तरफ आ जाता है। हमें कोष्ठ की तरफ, वृक्कों की तरफ रस रक्त का लाना जरूरी होता है। पाचन दीपन कैसे करेंगे? चरक चिकित्सा स्थान 3 अध्याय में रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक द्रव्य क्या है। हमने शारीर में देखा कि रक्त और मेद से, प्रसाद भाग से वृक्क की निर्मित होती है। अगर वो अप्रसाद हो गए तो रक्त, साम मेद, साम मांस की अगर संचिति हो गई वृक्कों में तो फिर उनका पचन करना, दीपन करना जरूरी है। उसके लिए हम जो विषम ज्वर के काढ़े हैं उसमें से रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक पातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुकरोहिणी, निम्ब, त्रिफला, मृद्विका, वत्सक, किरात तिक्त, अमृता, चंदन और शुंठी इन द्रव्यों का काढ़ा हम बना के देंगे तो पाचन दीपन हो सकता है। त्रुट निग्रह करना, क्षुत निग्रह करना, अनभिसंधी आहार सेवन करना, जैसे नवीन धान्य, न उबला हुआ दूध, महिष क्षीर, दधी, सामुद्र मत्स्य, लवण और क्षार युक्त पदार्थ, यह सब अभिसंधी है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार पदार्थ, द्विदल धान्य, मांसाहार, उनको नहीं खाना चाहिए। बस्सी शीर्ष शिरशूली व्याघ्री गोक्षुर साधितम पेयाम पिबेत। अष्टांग चिकित्सा के ज्वर के अध्याय में, पहले अध्याय में पेया का वर्णन किया है। वहां पे अगर बस्ती पार्श्व शिरशूल रहेगा तो व्याघ्री गोक्षुर साधित पेया देने का आदेश दिया है, वो हम यहाँ पे शुक निग्रह करते समय दे सकते हैं। पानी कम पीना चाहिए, त्रुट निग्रह करना चाहिए। नांबू पेय शक्त्याम वा स्वल्पम अल्पाग्नि गुल्मी भी पांडु उदर अतिसाराशो ग्रहणी शोष शोथि भी ऋते शरद निरादाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशात। अभी शरद और ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति ने भी वो छोड़ के, शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के स्वस्थ व्यक्ति ने भी कम पानी पीना चाहिए। करीबन पानी कम मतलब कितना? 2 लीटर तक पानी हम पी सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो 2.5-3 लीटर तक पानी हम, जैसे प्यास लगती है, जरूरत है वैसे ले सकते हैं। जिनका काम हार्डवर्क है, जिनको पसीना ज्यादा आता है, उनको हम ज्यादा पानी पीने को कहेंगे। बैठा हुआ काम है, एसी में काम है, उनको हम कम पानी पीने, तो 2 लीटर से 2.5-3 लीटर तक पानी हम उसके व्यवसाय आदि से हम कर सकते हैं। नींबू पेया, ज्यादा पानी पीना नहीं चाहिए। 24 घंटों में कितना पानी पीना चाहिए? 24 घंटों में अगर वृक्क साध का रुग्ण होगा तो उसकी मूत्र मात्रा देख के उसमें 500 से 600 ml तक ऐड करके उतनी मात्रा करनी चाहिए। समझो 1000 लीटर मूत्र
प्रवृत्ति हो रही है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उसमें 1000 प्लस 500 1500 लीटर पानी पीना जरूरी है। ठीक है, 1.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। मूत्र वैरेनिक चिकित्सा, अभी अम्बेडकर चिकित्सा के बारे में देखेंगे। मूत्र वैरेचनिक चिकित्सा, मूत्र से विरेचन यथा क्रियते सा चिकित्सा, मूत्र विरेचन जिससे होगा वो चिकित्सा। तृणोपला उत्पलादि काकोली नगरोदादि गण श्रुतम, तृण पंचतृणगण आदि उत्पलादिगण काकोल्यादिगण नगरोदादिगण से तैयार किया हुआ काढ़ा या फांट देना चाहिए। पीतम घृतम पित्त कृच्छ्रम नाशयत क्षीरम एवं, अगर इसी द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत या क्षीर पित्तज मूत्र कृच्छ्रम में हम दे सकते हैं मूत्र विरेचन के लिए। दद्यात् उत्तर बस्तीम च पित्त कृच्छ्रोपशांतये, उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। एभिरेव कृता स्नेह त्रिविधेषु अपि बस्तीषु, इसी प्रकार से तृणादि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ स्नेह त्रिविधेषु अपि, यानी मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती, निरो बस्ती, उत्तर बस्ती, तीनों प्रकार के बस्ती में हम अगर घी का इस्तेमाल करेंगे, हितम विरेचनम च इक्षु क्षीर द्राक्षा रसयुतम, विरेचन इक्षु रस क्षीर द्राक्षा रस से युक्त विरेचन यह हितकर होता है। ये चिकित्सा सूत्र है। हम लोग मूत्र विरेचनीय द्रव्यों के देखने जाए तो वृक्षादनि, विदारिकंद या बंदा कहते हैं, स्वदंष्ट्रा, बोक्षुर, वसुकमूल, पुनर्नवामूल, वशीरम या अपामार्ग, इसके क्षार भी देते हैं मूत्रावसाद में, अपना वृक्कावसाद में। पाषाण भेद, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रामूल और इटकटमूल, इक्षुमूल, इनका उपयोग मूत्र द्रव्यों की मूत्र विरेचन के लिए हम कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूँ पुनर्नवाष्टक काढ़ा, पुनर्नवाष्टक कषाय, 8 द्रव्य है उसमें। हम पेशेंट को सब ब्लड देके बात करने को कह सकते हैं, या किसी रेडीमेड काढ़ा देने के बजाय इनके जो भरड़ है उनसे काढ़ा बनवा के लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनको असंभव है उन्होंने पुनर्नवाष्टक बाजार में उपलब्ध है, उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। पुनर्नवा, अभया यानी हरितकी, निंब, दारवी यानी दारू हरिद्रा, तिक्ता यानी गुड़ुची, पटोल, तिक्ता यानी कुटकी, आगे जाके गुड़ुची है, पटोल, गुड़ुची और शुंठी, इनसे सिद्ध किया हुआ, यानी उसमें आम्लपाचक द्रव्य भी है, उसमें मूत्रल द्रव्य भी है, इसमें विरेचक द्रव्य भी है, इसमें शोथक द्रव्य भी है, तो उनका काढ़ा गोमूत्र युक्त, गोमूत्र या विरेचक है, तो जैसे अभया है, कुटकी है, उसमें अगर गोमूत्र डाल के हम लेंगे तो अच्छी तरह से मल प्रवृत्ति हो सकती है। पुनर्नवा शोथग्न है, हृदय का विक्षेपण अधिक जोर से होता है, रक्त विक्षेपण, जिसकी वजह से मूत्र निर्मित ज्यादा हो सकती है। बाकी रक्त शुद्धिकर निम्ब, दारवी, पटोल, गुड़ुची आदि द्रव्य इसमें है। तो वो पांडु, प्लीहा, उदर, श्वास, यकृत, सर्वांग शोथहा, पांडु, प्लीहा, उदर, श्वास, यकृत रोग और सर्वांग शोथ में पुनर्नवाष्टक यह याद रखना चाहिए। प्रत्यक्ष में, व्यवहार में मैं बहुत पुनर्नवाष्टक शोथ में प्रयोग करता हूँ। यावशुक मूत्र क्षार है, अपामार्ग क्षार मूत्र क्षार है। यावशुक का मतलब यवक क्षार, उसको शीतलिका भी कहते हैं। संसनीय, पाचनीय, अर्शोग्नानाम अग्रम, संसन करना, पाचन करना, अर्शग्न में ये द्रव्य श्रेष्ठ है। रुत पांडु ग्रहणी रोग, लिहान, अनाह, गलग्रहण, कासम, कफजम, अर्शांसी, यावशुको व्यपवती, चरक सूत्रस्थान 27वें अध्याय में है। मेरे ख्याल से इसमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जलेन शोभांजन मूल कलका, शीतो हितश्च अश्मरी अर्कसु, शोभांजन के यानी शिगरू के, शेवगा, त्याच्या मुळांचा कल्क हा अश्मरी या शर्करा रोगांमध्ये केला जातो। असं हा आपले पपईच्या मुळांचाही स्वरस देऊन पाहिलेला आहे। अश्मरी आणि शर्करा यांचा नाशक आहे।
साधारण अंगुष्ठ मात्र लांबीचा पपईचं मूळ घ्यायचं आणि त्याचा रस काढून तो प्यायला सांगायचा दिवसातून 2 ते 3 वेळा. पण उष्ण आहे हे लक्षात घ्या. पित्तजाम अश्मरित किंवा ज्यांच्या दाहादी लक्षणे मूत्रदाहादी लक्षण आहेत तिथे हे चालणार नाही. शीतोपला म्हणजे साखर, समयाव शुका म्हणजे यवक्षार, मूत्रकृत्स्रामध्ये हा मुळांचा कल्क थंड पाण्यातून जर आपण साखर आणि यवशुक टाकून जर दिलं तर मूत्रकृत्स्रात त्याचा उपयोग होऊ शकतो. श्वेतपर्पटी नावाची एक पर्पटी क्षारीय द्रव्य आहे, त्याला वज्रक्षार किंवा शीतपर्पटीचं म्हणतात. याचाही वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो, पण त्याच्यामध्ये कलमी सोरा आहे, स्फटिक आणि नवसागर आहे. प्रमाण दिलेलं आहे मी. कलमी सोरा 40 तोळे, स्फटिक 5 तोळे, नवसागर 2.5 तोळे यांचं मिश्रण, त्याची मात्रा पर्पटी स्वरूप तयार करायचं, कारण ते गरम करायचं आणि पत्रावरती ठेवून तो पत्र 2 पत्रांमध्ये पसरवायचा, त्याला पर्पटी म्हणतात. ते पांढऱ्या रंगाचे पापडासारखे तुकडे बाजारात मिळतात श्वेतपर्पटीचे. त्याला शीतपर्पटी म्हटलंय कारण उष्णता कमी करणारी, मूत्रातली उष्णता कमी होते. मात्रा 5 ते 10 रत्ती, 125 मिलीग्रामची 1 रत्ती होते. कमीत कमी 500 ते 1000 मिलीग्राम एवढं आपण वापरू शकतो. 1000 मिलीग्राम दिवसाची मात्रा समजायला हरकत नाही. अनुपान शीतल जल, नारिकेलोदक आणि कर्पूर जल. कार्य हे मूत्रलय, स्वेदल आणि वातानुमक आहे. अम्लपित्त, मूत्रकृच्र, मूत्राघात, आज्ञान, अश्मरी यांच्यामध्ये जेव्हा मूत्र विरेचन करायचं असतं त्या ठिकाणी हा श्वेतपर्पटीचा वापर होऊ शकतो. पहिल्या 2-3 अवस्थांमध्ये मूत्रावसादाच्या याचा उपयोग करायला हरकत नाही. हरितक्याधिक वात याच्यामध्ये बघा, हरितकी, दुरालभा, कृतमालक. कृतमालक म्हणजे आरगवत. दुरालभा म्हणजे लब्ध व्हायला फार दुर्लभ असते, सहज प्राप्त होत नाही. जसं लघुकंटकाला सुद्धा दुरालभा म्हटलेलं आहे. तर जी वनस्पती गोळा करणं कठीण असतं, काटेरी असल्यामुळे नुसत्या हाताने गोळा करू शकले जात नाही, त्याला दुरालभा म्हणतात. पाषाणभेद यांच्या सकट जर काढा करून मध टाकून जर दिलं तर मलविबंध, मूत्रकृच्र, सदाह, सरुज मूत्र प्रवृत्तीमध्ये याचा उपयोग होतो. हरितकी आरोग्यवत, कृतमालक म्हणजे आरोग्यवत असल्यामुळे हे अनुलोमक आणि सनसन आहे. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात मलप्रवृत्ती होणार नाही, पण तरी मलप्रवृत्ती होऊन जाईल, कोष्ठशुद्धी होऊन जाईल, विबंध दूर होईल. सदाह ससूल मूत्रकृच्र असेल तर दुरालभा, गोक्षुर, पाषाणभेद याचा उपयोग होईल. आणि मूत्र असल्यामुळे रक्तदाब कमी व्हायला या हरितक्यादी काढ्याचा उपयोग होऊ शकतो. बघा, आपण दन्वयास म्हणजे काय ते किंवा दुरालभा हे काय आहे, दुरालभा दन्वयास म्हटलेलं आहे. याची याश शर्करा आहे, आजकाल ती फारशी उपलब्ध नाही आहे, सहजगत्या उपलब्ध होत नाही. पण दुरालभा म्हणजे वनस्पतींवरती जी साखरेसारखे कण जमा होतात ते गोळा केले जातात, त्याला दन्वयास शर्करा, यास शर्करा असं म्हणतात. यास शर्करा प्रमेयाग्न आहे, तुम्ही अष्टांग हृदयात पाहू शकता. दुरालभा क्वाथ हा किंवा शर्करा क्वाथ हा सगृत दिलं तर भ्रमनाष्ट होणार आहे, चक्रदत्तामध्ये सांगितलंय. विवेद दुरालभा क्वाथम सगृतम ब्रह्मशांतये. शर्करासवाचं चरक सूत्रस्थान 25व्या अध्यायामध्ये शर्करासवाचं वर्णन आलेलं आहे. यास शर्करा तद्गुणा तिक्त मधुरा कषाया याश शर्करा. तद्गुणामध्ये वरती ज्या द्रव्याचं गुण सांगितले आहेत, म्हणजे दन्वयासाचे जे गुण सांगितले त्याप्रमाणे यास शर्करेचे गुण आहे. यास ज्या तुवरा तिक्ता मधुरा कपनाशिनी, कैयेदो निघंटूमध्ये याशज शर्करा, याश शर्करेच्या बाबतीत म्हटलंय. मूत्राघात रसम वा दन्वयासस्य कषायम. दन्वयास रस किंवा कषाय द्या, त्याने मूत्राघात बरा होतो. अष्टांग हृदय चिकित्सा 11व्या अध्यायात सांगितलं. म्हणजे दन्वयास आपण जे हरितकी दुरालभा जो काढा आहे तो त्या काळामध्ये दुरालभा म्हणजे दन्वयास म्हणजे यास घ्यायचंय हे नक्की होईल. विरेचन, मी गोमूत्र हरितकीचा वापर करतो. हरितकी सहस्रम वा गोमूत्रेण पयोनुपहा. अष्टांग हृदय चिकित्सा 15व्या अध्यायामध्ये हरितकी गोमूत्र हरितकीचं वर्णन आलंय. पीतम कफोत्तम शमेतु शोफम गव्येन मूत्रेण हरितकींच. गायीच्या मूत्राबरोबर हरितकी सेवन केली असताना कफामुळे निर्माण झालेला शोथ कमी होतो, असं वर्णन चरक चिकित्सा 12व्या अध्यायात सांगितलं, म्हणजे शोथाचा अध्याय. हरितकी अलवणा आणि अनुलोमक आहे.
गोमूत्र हे विरेचक आहे, ते सुद्धा दुग्धमच मूत्रमच विरेचनाने, त्या ते मृदू विरेचकच आहे. रोजच्या रोज द्यायला हरकत नाही, याने सातत्याने जलीयांश शरीराच्या बाहेर निघू शकेल. वृक्क जेव्हा मूत्र निर्मितीचं काम जास्त करू शकत नाही, अवसाद झाल्यामुळे मूत्र विवेचनाचं काम त्याचं बिघडलेलं आहे, तर मग GFR कमी होतो आणि त्यामुळे वृक्कातच जलसंचय होत राहतो. मूत्र आहारामध्ये द्रवांश आहे तो विवेचित होत नाही, त्यामुळे तिथल्या रसवाहिन्या अभिसंधित होतात, फुगतात, गुरु होतात आणि त्यामुळे मूत्रनिर्मितीचं काम नीट होणार नाही. कदाचित त्या रक्तवाहिन्या फुटून रक्तस्राव मूत्रावाटे होऊ शकतो. तर जर हा द्रवांश आपण जवळच्या मार्गाने जर काढून टाकला तर वृक्कावरती ताण कमी पडेल आणि त्यामुळे गोमूत्र हरितकीचा वापर केल्यानंतर उपशय मिळालेला दिसतो. पहिल्या 2-3 अवस्थेमध्ये विरेचन करून वृक्कांकडचं कंजेशन, ज्याला शब्द नीट वापरता येईल, कुठेही प्रवासामध्ये कंजेशन झालं तर डायव्हर्जन्स केली जातात, मग तिथली गर्दी कमी होते आणि मग तिथला जो काही ट्रॅफिक आहे तो मोकळा व्हायला जागा होऊ शकते. तसं जर गुदमार्गाने आपण जलीयांश काढून टाकला विरेचन देऊन, तर वृक्कांकडे त्या तुलनेने कमी द्रवांश म्हणजे कंजेशन तिथलं कमी होईल आणि त्यामुळे वृक्क आहे तर मूत्राचं विवेचन करण्याचं काम ते करू शकेल. बस्ती, मात्रा बस्तीचा उपयोग प्रसिद्ध वैद्या जळूकर मॅडम, विद्याताई जळूकर मॅडम, या नेहमी त्यांचं आमच्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयामध्ये त्या एक प्रोजेक्ट त्यांनी घेतला होता. त्या मात्रा बस्ती द्यायच्या. रिजनल फेल्युअरचे बरेचसे पेशंट त्यांनी बरे झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मी बरेचसे म्हणताना असं आहे की पहिल्या 3 अवस्थांमध्ये यात रिलीफ मिळू शकतं, शेवटच्या 2 अवस्थांमध्ये रिलीफ मिळत नाही. तेव्हा एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की GFR किती आहे, 4थ्या की 5व्या स्टेजला गेलाय. जर तिथे तसं गेलं असेल तर आपण चिकित्सेला प्रयत्न करतो, सांगून चिकित्सा करायला हरकत नाही, पण तरी सुद्धा अयशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते. पण मात्रा बस्ती, मॅडम मात्रा बस्ती द्यायच्या. सहचर तेल 50 ml सलग 3 दिवस मात्रा बस्ती द्यायच्या आणि नंतर 1 दिवसाआड काही दिवस आणि मग आठवड्यातून 2 वेळा असं ते मात्रा बस्ती चालू ठेवायच्या. आणि फक्त मात्रा बस्तीने मलविबंध दूर होऊन अपानाचं अनुलोमन होऊन वृक्क जे काही कार्यकारी होऊ शकेल ते व्हायचं आणि क्रियाटिनिन, युरिक ऍसिड कमी जास्त बघायला मिळत होतं. मुस्तादी बस्ती, उदावर्त कुक्षिशूर मूत्रकुच बस्ती ग्रहाश्मरी रसायन शेती. चरक सिद्धिस्थान 12व्या अध्यायामध्ये व्यापन बस्ती सांगितले, त्या ठिकाणी मुस्तादी बस्तींचं तुम्हाला वर्णन मिळतं. मंजिष्ठाधिक वाद, पुन्हा चरक सिद्धिस्थान 10व्या अध्यायामध्ये मंजिष्ठाधिक वादाचं वर्णन आहे. चरक सिद्धिस्थान 10व्या अध्याय 43 सूत्र. रक्तपित्ते प्रमेय तू कषाया सोम ओळखला, प्रमेयजन्य जर मूत्राघात असेल त्या ठिकाणी याचा उपयोग करता येईल. इथे पयस्या शब्द आहे तो क्षीरविदारी किंवा मिदारी कंदासाठी आहे आणि सोमवलक जो शब्द आहे तो वीट खदिरासाठी आहे. तेव्हा पाठ तुम्ही ग्रंथात बघून घ्या. मी मात्रा बस्तीचा आम्ही उपयोग केलाय. बाकीच्या 2 जे मुचादी बस्ती, यापन बस्ती आणि मंजिष्ठादी पाताचं यापन बस्ती, माझे एक मित्र आता ते आज हयात नाहीत, ते ह्या मुस्तादी बस्तीचा वापर करत असत. सकाळी उठून त्यांचा कर्मचारी मुस्तादी बस्ती तयार करायचा आणि मग कॅन्सरचे किंवा मूत्राघाताचे पेशंट त्यांच्याकडे यायचे आणि ते त्यांना ते बस्ती देत असत आणि बऱ्याचशा लोकांना या मुस्तादी यापन बस्तीने फायदा झाल्याचं त्यांच्या सांगण्यात येतं. प्रत्यक्ष मी काही दिलेलं नाही, कारण जो माझ्या चिकित्सेचा सेटअप आहे इथे आयुर्वेद महाविद्यालय, तिकडे ते मांस आणा, त्याचं बस्तीमध्ये वापर करा आणि पुष्कळशी द्रव्य त्याच्यामध्ये वापरले गेलेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे औषध किंवा बस्तीकर्म पंचकर्मात मी करू शकलेलो नाहीये, पण निश्चितपणे त्याचा उपयोग होत असला पाहिजे, जे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी करून पाहावं. रक्ताधिक्य हे रक्तदाबाधिक्य सुद्धा एक हायपरटेन्शन हे सुद्धा त्याचं कारण होऊ शकतं. कल्प 1 रक्तदाबावरती मी वापरतो तो सुचेकर सर्पगंधा जटामासी. त्याला एक रसगंधा नावाने औषध मार्केटमध्ये मिळतं. मी कुठल्या कंपनीच्या नावाचा खरा उल्लेख करणार नव्हतो, पण मार्केटमध्ये या फॉर्म्युलाची काही औषधं उपलब्ध आहेत. आपण विविध कंपन्यांचे त्यांचे पुस्तकं पाहून औषधांचे संग्रह बघून त्याचा वापर करू शकता. सुचेकर 125 मी जे वापरतो
ती औषधं न वापरता प्रत्यक्ष चांगल्या कंपनीचं सूतशेखर, शुद्ध म्हणजे चांगलं चूर्ण, रसगंधाचं सर्पगंधाचं चांगलं चूर्ण आणि जटामासी यांचं ह्या प्रमाणामध्ये मिश्रण करून दिवसातून 2 ते 3 वेळा याचा वापर करतो. मानसिक कारणाने रक्तदाब वाढला असेल, पित्तामुळे रक्तदाब वाढला असेल तर याचा निश्चितपणे उपयोग झालेला पाहायला मिळतो. दुसरा एक मी प्रयोग करून बघितलाय. एका MDच्या स्टुडंटला मी हा विषय दिला होता. मूत्रासव हे पहिल्या दिवशी 10 ml 3-3 तासांनी, दूसरे दिन 10 ml 4-4 घंटों से, तीसरे दिन 10 ml 5-5 घंटों से और चौथे दिन 10 ml 6-6 घंटों से। नॉर्मल दिन में 3 टाइम हो जाता है। तो इस प्रकार से दिन कम घंटों में 3-3 घंटों में, 4-4 घंटों में, 5-5 घंटों में, 6-6 घंटों में मूत्राशय चालू रखेंगे, मूत्र प्रवृत्ति अधिक मात्रा में हो जाती है। या पुनर्नवासव में मलविरेचक द्रव्य भी है, रसायन द्रव्य भी है, तो विरेचन होना, मूत्र प्रवृत्ति ठीक हो जाना, यह कार्य इससे होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। सर्वतोभद्र रस आजकल उपलब्ध है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, फिर भी वैशल्य रत्नावली का यह युक्कावसाद में एक प्रधान कल्प है। अब लोग वैशल्य रत्नावली रुक्कजान गदान, रुक्क विकारों में रसायन स्वरूप में यह द्रव्य का प्रयोग करने को उनका आदेश है, लेकिन रुक्कावसाद में पहले 3 अवस्था में इसका प्रयोग मैंने किया है। हेम रौप्य अभ्रलोहानी जतुगंधम च माक्षिकम वटीम रक्तिमात्मिताम कुर्यात् विमर्द्य अरुणांबसा। हेम यानी सुवर्ण भस्म, रौप्य भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिला जतु, शुद्ध गंधक, सुवर्ण माक्षिक भस्म, इसमें कोई भी चूर्ण नहीं है, ये वानस्पतिक द्रव्य नहीं है, उसको वरुणकवाद की भावना है। जितनी भावना देंगे द्रव्य सूक्ष्म हो जाएगा। 1 रत्ती की गोली बनानी है और दिन में 2 से 3 समय तक यह वटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रुक्क बस्ती विकारों में यह इसका उपयोग अभी कुछ महीनों में हमने ये देना शुरू किया है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि क्रियाटिनिन कम होना या रुक्कावसाद पूरा दूर होना या इस कल्प से हो सकता है, लेकिन आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कुछ लोगों ने सर्वतोभद्र का इस्तेमाल पहले किया भी होगा, अगर उनका अनुभव है तो वह मुझे कह सकते हैं। पारद का सेवन न करें, रसक सिद्ध कल्पों का सेवन नहीं करना चाहिए। रस सिद्ध यानी पारद, सभी रस औषधि के बारे में बताया नहीं है, अगर वो बताते तो फिर सर्वतोभद्र रस भी नहीं बताते। तो व्याधि वृद्धि कारक होने से पारद सिद्ध कल्पों का इस्तेमाल नहीं कर, दूर से ही उसको विवर्ज्य करना चाहिए, ऐसे वैशल्य रत्नावली का आदेश है। आजकल तो और कुछ द्रव्यों को भी हमें दूर करना है, क्योंकि वो कावसाद करने वाले द्रव्य है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, डाइक्लोफेनाक, एंटासिड्स है, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस मैं एलोपैथी में ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन स्टैटिन ग्रुप की, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक मेडिसिन
हेलो हेलो, नमस्कार सर। इनका आवाज लेकर काही सांगायला पाहिजे ना आपल्याला. हेलो उपाध्याय Let's continue. हेलो 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 हो सकता है क्या मैसेज होता है चल दोबारा क्वेश्चंस. हेलो 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 आपण बाहेर जाऊया. सोडूया ना, कॉन्टॅक्ट होत नाही तर काय करणार.